गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चे लोगों, कैसे आप लोग सब। तो हम लोग फिर से तैयार हैं, फिर से साथ में हैं रिवीजन के लिए। और आज हम लोग कंपनीज एक्ट का अपना पहला रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सेक्शन नंबर 1 से लगा करके 71 तक का रहने वाला है। बराबर। तो वो ये थोड़ा सा एग्जाम से पहले का रिवीजन है, अर्ली रिवीजन है। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जो भी इन सेक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं और जो भी इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं, उन सब पर बात करेंगे। और इस सेगमेंट में हम लोग अपना जो स्टडी मटेरियल है, क्योंकि उसमें कई सारे नए एग्जाम्पल्स, नए क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो एक्सक्लूसिवली जो मेट 22 और ऑनवर्ड्स के लिए जो भी चीजें रहेंगी, जो भी कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा, बराबर, वो सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस यहां पे अपन लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। और यहां पे आपका स्टडी मैट का चैप्टर नंबर 4 देखिए, हमारा जो आईसीए का स्टडी मटेरियल है उसके टोटल मैं ये बोल सकता हूं कि 4 चैप्टर जो हैं, स्टार्टिंग 1 2 3 4, वो 1 से लगा करके 71 तक के सेक्शंस को कवर करते हैं। ठीक है, ऐसा ये जो हम लोग क्वेश्चन रिवीजन यहाँ पे लगाने वाले हैं, ये न सिर्फ सीएस स्टूडेंट बल्कि जो सीएस वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं या सीएमए वाले जो हैं, उनके लिए भी काफी कुछ यूजफुल रह सकता है, क्योंकि इसके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे या जो भी एग्जांपल्स रहेंगे, वो सारे के लगभग, मतलब सारे के सारे लगभग सारे कोर्सेज के अंदर सेम ही है। चलिए, तो अब आईसीए यहां पे क्या कहता है। स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर आपका जो है वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जिसके अंदर इन्होंने कई सारी डेफिनेशंस को इंक्लूड किया है। कुछ डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने यहां पे बना दिया, जैसे एग्जांपल 1 पे अगर बात करूं, एबीसी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 1972 अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, सो द कंपनीज एक्ट 2013 शेल आल्सो एप्लीकेबल टू एबीसी लिमिटेड। बराबर। तो बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि कंपनी का डेफिनेशन यही है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। ये हम सबको अच्छे से पता है। उसके अलावा हम जानते हैं ये भी बहुत अच्छी तरह से, सेक्शन 1 हमारा बहुत क्लियरली यहां पे हमसे बात करता है कि इंश्योरेंस कंपनीज पे भी लगेगा, ये बैंकिंग कंपनीज पे भी लगेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और जनरेशन कंपनीज पे भी लगेगा, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाली कंपनीज पे भी लगेगा, एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं और बॉडी कॉर्पोरेट को नोटिफाई करे उन पे भी लगेगा। बस होना यह चाहिए कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द स्पेशल प्रोविजन फॉर दीज टाइप ऑफ कंपनीज, है ना। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अगर इंश्योरेंस एक्ट और आईआरडीए बना हुआ है, तो कंपनीज एक्ट इन पे भी लगेगा, बट इसके प्रोविजन इनके इनकंसिस्टेंसी में नहीं होने चाहिए। और ये ऐसे ही सबके अंदर है, अपने को ध्यान में रखना है। तो बहुत बढ़िया सा सेक्शन है, सिंपल सी बात आपसे पूछी जा सकती है सेक्शन नंबर 1 में। ठीक है, सेकेंड नंबर हमसे पूछा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। एक एग्जांपल इन्होंने और दिया है कि भाई ये जो चीजें हैं ये इस पे एप्लीकेबल है कि नहीं। तो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में अगर कुछ भी बना हुआ है तो उस पर हम ये अप्लाई कर सकते हैं, बस इनकंसिस्टेंसी में नहीं होना चाहिए, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्पल्स क्वेश्चन है हम सारे के सारे यहां से करते जा रहे हैं। चलिए, 2 एग्जाम्पल्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आगे काफी सारी डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, मेमोरेंडम, आर्टिकल, एसोसिएट कंपनी, जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे बने पड़ी हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बच्चे लोगों, हम लोग सारे एग्जाम्पल तीसरा यहाँ पे कवर किया इन्होंने, बिल्कुल वही है कंपनी के डेफिनेशन के साथ ही, कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज 1973 के अंदर बनी हुई है, या टाटा स्टील 1907 के अंदर बनी हुई, 1907 में, इन्फोसिस 1981 में बनी हुई है। तो सबकी सब ये जो है वो मेनली कंपनीज एक्ट 1956 में रिसर्च कंपनीज, ठीक है, 1956 के अंदर रजिस्टर्ड है। तो ऐसे केस में, या जो 1907 वाली कंपनी है वो उससे भी पहले वाले कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो नाउ टाइम ये सब की सब कंपनीज एक्ट 2013 में कवर मानी जाएंगी, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, सिंपल सी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोगों, अलग अलग जगह पे इन सारी डेफिनेशंस को हमने पढ़ा हुआ है, सारी डेफिनेशंस यूज में ली हुई है अपन ने, चाहे प्राइवेट, पब्लिक कंपनी, फाइनेंशियल ईयर, सब कुछ पढ़ा हुआ है अपन ने। चलिए, गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे आपको देके रखा है, आइए उस पर भी बात करेंगे। एक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ कंपनी जिसमें 25% शेयर होल्डिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बराबर। 10% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का है, तो टोटल 35% हो गया गवर्नमेंट का। फिर 15% जो है वो ज्वाइंटली लिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और राजस्थान गवर्नमेंट ने, बराबर। 35 और 15, 50% हो गया, बराबर। तो चेक करें कि ये गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है। तो यहां पे सीधा सीधा सा पॉइंट है, हेयर एक्स इंडस्ट्रीज इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी,
बिकॉज अपने को एटलीस्ट 51% हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या इनके कॉम्बिनेशन के पास चाहिए था, और इनके पास एग्जैक्ट 50% है, तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को बढ़िया ध्यान में रखना है, इधर टोटल वोटिंग पावर नहीं लेना है अपने को, इधर शेयर कैपिटल लेना है। लेकिन अगर कंपनी ने डीवीआर इश्यू कर रखे हैं, अपन ने पढ़ा हुआ है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, तो फिर यहां ये जो अपन पढ़ते हैं ना एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप कैपिटल, इसकी जगह पे फिर अपने को टोटल वोटिंग पावर यूज करना है। लेकिन ये सिर्फ उसी केस के अंदर करना है बच्चे लोगों जहां पर डीवीआर कंपनी ने इश्यू कर रखे हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल ही काम में आने वाला है। बराबर। चलिए, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी हमारा मेन पोर्शन रहता है, काफी सारी चीजें इसमें आप लोगों को पता है, होल्डिंग कंपनी आगे सब्सिडरी भी आएगा, की मैनेजरल पर्सन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बराबर से ध्यान में रखेंगे। लिस्टेड कंपनी के अंदर एक नया प्रोविजन आया था, पिछली बार ही आ गया था, तो इसको जरूर पढ़ना है। रेगुलर क्लास के अंदर भी हमने कर लिया है, और उसके अलावा पिछले अमेंडमेंट्स के अंदर इसको हमने कवर किया था। तो बाय चांस कोई ऐसा है जिसने पिछला एग्जाम दिया और क्लियर नहीं कर पाया हो, तो आपने उस वक्त भी जरूर इसको पढ़ा होगा। नहीं तो लिस्टेड कंपनी का नया प्रोविजन आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए, पिछले अमेंडमेंट्स में है और रेगुलर क्लास के अंदर भी मैंने करवा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिसर इन डिफॉल्ट का डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत अच्छी डेफिनेशंस में से है, कई जगह पे अपन पढ़ते हैं कि भाई ऑफिसर इन डिफॉल्ट, बराबर। तो वर्ड तो ठीक है, लेकिन इसमें कौन कौन इंक्लूड है उसकी एक लिस्ट पूरी बच्चों यहां पे दे रखी है, और इसके ऊपर अपने पास एक बढ़िया सा एग्जाम्पल भी है। इस एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल क्या कहता है, in a company a default was committed with respect to allotment of share by the officers. In a company there were no MD, न तो MD है, न होल टाइम डायरेक्टर है, न इसमें मैनेजर है, न वहां पे सेक्रेटरी है। अ पर्सन चार्ज बाय द बोर्ड, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस प्रोविजन की, नीदर एनी डायरेक्टर स्पेसिफाई बाय द बोर्ड। अगर ऐसा कुछ हो कि जहां इनमें से कोई भी नहीं है, तो जैसा अपन ने अलग अलग सेक्शन के साथ पढ़ा हुआ भी है कि ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी जो है वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट माने जाएंगे। देखो, इन्होंने टोटल बच्चे लोगों यहां पे अपने को 7 कैटेगरीज बना करके दिया है कि भाई ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मतलब क्या। तो होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, इसमें केएमपी आ सकते हैं, जो पूरी लिस्ट पड़ी। जहां पे कोई भी केएमपी नहीं है, तो वो डायरेक्टर जिसको आपने स्पेसिफाई किया होगा पर्टिकुलर इस काम के लिए, बराबर। और अगर ऐसा किसी को स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ये देखिए क्लियर बोला है ऑल द डायरेक्टर्स, अगर किसी डायरेक्टर को स्पेसिफाई नहीं किया है, बराबर, ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में एनी पर्सन हु अंडर द इमीडिएट ऑथोरिटी ऑफ द बोर्ड, या फिर केएमपी या चार्ज विद एनी रिस्पांसिबिलिटी, फिर से वही बात हो गया, जो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए अपन ने रखा है कि पर्टिकुलर आप रिस्पांसिबल रहोगे, तो वो हो सकता है। या कोई भी पर्सन जिसके एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बीओडीज काम करता है, अपन ने प्रमोटर की डेफिनेशन के अंदर इसको पढ़ा हुआ है, वो आ जाएगा। उसके अलावा एवरी डायरेक्टर जिसने कॉन्ट्रवेंशन के अंदर हु इज अवेयर अबाउट सच कॉन्ट्रवेंशन बाय वर्च्यू ऑफ रिसिप्ट बाय हिम, बराबर। जो पार्टिसिपेशन जिसने किया बोर्ड की मीटिंग्स के अंदर पार्ट लिया, जिसने ऑब्जेक्शन किसी तरह का नहीं किया था, बराबर, या उसकी कंसेंट से ऐसा कुछ लॉ ब्रेक हुआ है, तो वो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कैटेगरी के अंदर आएगा। और इन रेस्पेक्ट ऑफ इश्यू और ट्रांसफर ऑफ शेयर, द शेयर ट्रांसफर, जो एजेंट्स हमारे होते हैं ना, रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर्स, जो भी रहे होंगे, प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में अपन पढ़ते हैं, तो वो भी यहाँ ऑफिसर इन डिफॉल्ट में आएंगे, एंड दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दैट। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ मैं बढ़ जाता हूं बच्चे लोगों, इसके अंदर सीधा सा पॉइंट है हमारा, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ूंगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 6, बढ़िया है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, याद रखिएगा। फिर 1% कंपनी वगैरह का डेफिनेशन है, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनी आ गया, प्रमोटर का डेफिनेशन अभी मैंने आपसे बात की था, अलग अलग चैप्टर्स में अपने पढ़ा। एक एग्जाम्पल 7 अपने पास में है। चलिए इस एग्जाम्पल को भी हम लोग यहां से चेक करते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है। यहां पे लिखा है ए प्राइवेट लिमिटेड इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एबी लिमिटेड, अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब ये जो प्राइवेट कंपनी है, चूंकि ये पब्लिक की सब्सिडरी है, साफ पता लग रहा है, तो ये भी एज अ प्राइवेट कंपनी ट्रीट होगी, है ना, क्लियर, अपने को अच्छी तरह से पता है। फिर इसके अंदर अपने पास में आगे आया कि ये जो ए प्राइवेट लिमिटेड है वांटेड टू अवेल एग्जम्पशंस एज प्रोवाइडेड टू प्राइवेट कंपनी, कि भैया जो प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशंस मिलते हैं वो इसको भी मिलने चाहिए। अब यहां पे अपनी वही वाली लाइन आ गई कि ये एक पब्लिक की सब्सिडरी है, तो इसको डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी माना जाएगा एंड नॉट अलाउड टू अवेल एग्जम्पशंस प्रोवाइडेड टू प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनीज को जो एग्जम्पशंस मिले हुए हैं वो इसको नहीं मिलने वाले, ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए
फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कई सारी डेफिनेशंस यहाँ पे अपने पास में हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, एक और चीज अपने पास में आई, समझिएगा कि ये जो अपना पॉइंट है बच्चे लोगों, ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन के ऊपर है। थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सर ये क्या होती है बच्चों? 2 क्लॉज 77 में आपने रिलेटिव्स की डेफिनेशन पढ़ी है, रिलेटेड पार्टीज है, ठीक है। कई सारे सेक्शंस में ये दे रखा है कि कोई भी कंपनी अगर अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करती है तो उसको पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सीए फाइनल के सेक्शन इसमें ज्यादा है, बराबर। तो रिलेटेड पार्टी किसको माना जाएगा? सबसे पहले बोल दिया अ डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, बराबर। किसी भी कंपनी के लिए इन रेफरेंस टू ए कंपनी, बराबर, उसका डायरेक्टर और उसका रिलेटिव रिलेटेड पार्टी है। उसके की मैनेजरल पर्सन और उनके रिश्तेदार कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी। ये सारी बातें कंपनी के लिए हो रही है कि कौन कौन सी पार्टीज कंपनी की रिलेटेड पार्टीज मानी जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा कोई भी ऐसी फर्म जिसमें इस कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या उसका रिश्तेदार पार्टनर हो, बराबर। इस कंपनी के लिए कोई भी ऐसी कंपनी रिलेटेड पार्टी जो प्राइवेट कंपनी हो जिसमें इस कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या उसका रिलेटिव जो है वो खुद भी मेंबर या डायरेक्टर हो, ठीक है ना। सपोज करो बच्चों कि हम बात कर रहे हैं जेबी लिमिटेड की, ये जो मेन कंपनी जिसके लिए रिलेटेड पार्टी आप देख रहे हो। अब इसका अगर कोई डायरेक्टर है, जैसे मैं हूं, और मैं अगर किसी फर्म का भी पार्टनर हूं, या मैं खुद किसी प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर या मेंबर हूं, बराबर, मैं इस कंपनी का भी डायरेक्टर हूं या मैनेजर हूं, तो मैं या मेरा कोई भी रिश्तेदार अगर किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर मेंबर या डायरेक्टर है तो ये दोनों कंपनियां भी आपस में मानी जाएंगी रिलेटेड पार्टीज। सेम वैसे ही बच्चे लोगों, कोई दूसरी पब्लिक कंपनी है, बराबर, जिसमें इस कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर जो है या उसका रिलेटिव, वो वहां पे पब्लिक कंपनी के लिए देखिएगा 2% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग अगर करके रख रहा है, यहां पे तो वो डायरेक्टर या मैनेजर है, लेकिन जिस दूसरी कंपनी की, पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, वह 2%, मोर देन 2% शेयर हेल्ड करके रख रहा है, तो ये दोनों कंपनियां भी आपस में मानी जाएंगी रिलेटेड पार्टीज। सिंपल हो गया। या ऐसा कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो हमारे बीओडीज के कंट्रोल के अंदर है, उसके डायरेक्शन के हिसाब से काम करता है, या ऐसा कोई पर्सन जिसके एडवाइस के हिसाब से हमारे बीओडीज काम करते हैं, बराबर ना, वो प्रमोटर्स लाइक हो गए, तो ये सब रिलेटेड पार्टीज मानी जाएंगी। अपने को ध्यान में रखना है, प्लस प्रोफेशनल कैपेसिटी में देना चाहिए। उसके अलावा एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज, सब क्लियर हो गया। जिस कंपनी की, जेबी लिमिटेड की जैसे मैं बात कर रहा था, तो उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट कंपनी, उसकी सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, या उसकी होल्डिंग की अदर सब्सिडरी कंपनी, बराबर, या कोई इन्वेस्टिंग कंपनी या वेंचर ऑफ द कंपनी हो गया, लाइक एसोसिएट कंपनी वगैरह हो गया, उन सबको भी यहां पे देखो, इन्वेस्टिंग कंपनी का मीनिंग दिया है, मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट हुज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी वुड रिजल्ट इन द कंपनी बिकमिंग एन एसोसिएट कंपनी। इसलिए मैंने आपको बोल दिया पहले ही कि अगर हम खुद किसी की एसोसिएट कंपनी है, या मतलब जेबी लिमिटेड खुद किसी की एसोसिएट है, या जेबी लिमिटेड की कोई एसोसिएट कंपनी है, वो सबकी सब रिलेटेड पार्टीज की डेफिनेशन के अंदर कवर होंगी। अपने को ध्यान में रखना चाहिए। 188 का भी अपने को पढ़ने का जरूरत नहीं, इन सब का फिलहाल आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सारे सेक्शंस आगे जाके काम आएंगे जो आप लोग 188 पढ़ोगे। मेन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का सेक्शन यही है, तो ये बहुत काम आता है। अब एक इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल भी इन्होंने 2 एग्जाम्पल लगाए। XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 सब्सिडरी कंपनीज, एक है Y प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है Z प्राइवेट लिमिटेड। हियर एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 76, उसमें भी 8 का बी पॉइंट, बराबर से ये वाला जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, ये वाला अब ठीक है। इसके हिसाब से इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, Y प्राइवेट लिमिटेड और जो Z प्राइवेट लिमिटेड है वो आपस के अंदर Y और Z रिलेटेड पार्टीज हो गई, बराबर, क्योंकि एक ही होल्डिंग की 2 सब्सिडरी कंपनी है तो आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं। लेकिन इन्होंने ये भी कह दिया कि कल को अगर आपको सेक्शन 188 फॉलो करना रहा जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का है, उसमें ये वाला प्रोविजन अपना फॉलो नहीं होगा। ये इन्होंने सिंपल सी बात बोल दिया है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल दिया, नाउ सपोज XYZ लिमिटेड अगर पब्लिक कंपनी होती और उसकी 2 सब्सिडरी यही वाली 2 होती, तो एज पर सेक्शन 271 है प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी वो डीम टू बी पब्लिक मानी जाती। सो Y और Z प्राइवेट लिमिटेड, उनको ये एग्जम्पशन यहां पे अवेलेबल नहीं होता। बच्चों समझ रहे हैं, क्योंकि एग्जम्पशन कब मिलता है, देखो बहुत जोरदार पॉइंट उन्होंने बोल दिया, समझना इस पॉइंट को, इन्होंने क्लियर बोल दिया, ये जो क्लॉज 8 है, शेल अप्लाई विद रेस्पेक्ट टू सेक्शन 188 टू अ प्राइवेट कंपनी। मतलब ये एग्जम्पशन जो मिलेगा ऊपर वाला जो अपन ने पढ़ा, वो प्राइवेट कंपनीज को मिल रहा है, पब्लिक कंपनीज को नहीं मिल रहा है। तो अगर कोई, यहां तो क्या था, मेन कंपनी प्राइवेट थी और उसकी सब्सिडरी भी प्राइवेट थी, तो एग्जम्पशन ले सकते हो। लेकिन जहां मेन कंपनी पब्लिक है, उसकी दोनों सब्सिडरियां प्राइवेट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ,
ओवरऑल वो दोनों प्राइवेट कंपनी अभी पब्लिक कंपनी मानी जाएंगी और इसीलिए उनको वो जो एग्जम्पशन था कि 188 में आप काउंट नहीं होगे, वो एग्जम्पशन इनको मिलने वाला नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो देयरफॉर वो रेटेड पार्टीज काउंट होंगी, या आप लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि इस लेवल के क्वेश्चंस आई थिंक नहीं आएंगे क्योंकि 188 हमारे कोर्स में है नहीं, बट हाँ सीएस वालों के कोर्स में जरूर है, तो वो जरूर इस पर ध्यान रख करके जा सकते हैं। चलिए, रिलेटिव का डेफिनेशन हमेशा से हम पढ़ते आए हैं। स्पाउस के अलावा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अलावा 8 रिलेशंस यहाँ पे दे रखे हैं जो अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। और खास बात ये थी कि फादर में स्टेप फादर जरूर हो गया, बराबर। मतलब डॉटर के अंदर जरूर यहाँ पे स्टेप डॉटर जो है वो इंक्लूड नहीं है, ये चीज अपन ने पढ़ी थी, बाकी सबके अंदर तो है, सन में भी था। चलिए, रेमुनरेशन शेयर स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, और यहाँ पे इन्होंने अमाउंट चेंज कर दिया है स्मॉल कंपनी का। आप लोग सब जानते हो कैपिटल हमारी अब 2 करोड़ की हो चुकी है और टर्नओवर 20 करोड़ का हो चुका है, चेंज हो गया था। और इसी के ऊपर क्वेश्चन भी है एग्जाम के हिसाब से, बढ़िया भी है। एच लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एस पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बच्चों समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। एस प्राइवेट लिमिटेड का जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ का है, अगर डायरेक्टली देखूं तो 2 करोड़ से कम है, समझना ध्यान से। और पेड अप शेयर कैपिटल जो है उसका मतलब टर्नओवर 1.5 करोड़ है, सॉरी 20 करोड़ से कम है, और शेयर कैपिटल तो 2 करोड़ से बहुत कम है, 40 लाख ही है। तो क्या इनको स्टेटस मिलना चाहिए? क्या मिल सकता था, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी है, मतलब इसकी कोई ना कोई होल्डिंग कंपनी है, और क्लियर है स्मॉल कंपनी न किसी की होल्डिंग होगी न किसी की सब्सिडरी होगी। तो सिर्फ टर्नओवर और कैपिटल देख के क्वेश्चन सॉल्व करता तो शायद मैं कह देता कि हाँ भाई ये स्मॉल कंपनी है, लेकिन नहीं होगी, बिकॉज S Private Limited cannot be categorized as small company because it is subsidiary of another company। तो जब भी आप क्वेश्चन करें तो सिर्फ टर्नओवर और कैपिटल पे मत जाना, ये भी साथ में देखना कि भैया कहीं कोई किसी की सब्सिडरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी तो नहीं है, या कहीं सेक्शन 8 कंपनी तो नहीं है, या फिर कोई स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाली कंपनी तो नहीं है, क्योंकि वो स्मॉल की कैटेगरी में कभी भी नहीं आती। चलिए अगला एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार विद एन ऑथोराइज कैपिटल है इनके पास में कितना, 2 करोड़ का हो गया, और ईच शेयर इनका 10 रुपए का है। आगे इन्होंने बोला है, अच्छा क्या चीज बोली इन्होंने भी, काय की डेफिनेशन समझा, सब्सक्राइब कैपिटल, ओके। इन रेस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट जो है बाय द कंपनी टू बाय शेयर्स, एप्लीकेशन इनके पास में 10 लाख शेयर्स के लिए आई है, बट द कंपनी ने एक्चुअली में 7 लाख शेयर इशू किए। तो ये ऑथोराइज कैपिटल एक हो गई, एक इशूड कैपिटल हो गई, एक सब्सक्राइब कैपिटल हो गई, एक कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी, जिसमें कंपनी ने 8 रुपया कॉल किया है तो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। देखो पूरा इन्होंने दे दिया, सारे कॉल्स आ गए, खाली 6000 शेयर्स के ऊपर नहीं आई है 8 रुपए के हिसाब से, तो वो लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर। तो सबको पता है ये कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल हो गया, ये सब्सक्राइब किया पब्लिक ने, लेकिन इशू इतना किया, लेकिन उसमें से 8 रुपया मंगाया, दिस इज कॉल्ड अप, उसमें से कॉल्स इन एरियर लेस कर दिया, तो बचा हुआ पेड अप कैपिटल हो गया। कॉमन सी बात थी, सबको पता थी, ठीक है। नाउ सब्सिडरी कंपनीज 287 के अंदर बढ़िया पॉइंट रहता है, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तो इन्होंने क्लियर यहां पे बोल दिया है कि हाँ फिड्यूशरी वाला तो चलो पॉइंट हटा हुआ ही था, और बहुत सीधा सीधा सा यहाँ पे था कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के बीओडीज पे कंट्रोल करे, या फिर वोटिंग पावर्स के 1/2 से ज्यादा पे अगर कंट्रोल है तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनेगा, आप लोग जानते हैं, सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। चलिए क्वेश्चंस के ऊपर आ गए हम लोग फटाफट से। तो देखो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस, सारे एग्जाम्पल्स हमने पूरे कर लिए। MNP Private Limited is a company registered under the Companies Act 2013 with a paid up share capital of 70 lakh, समझिएगा 70 लाख का है, और 30 करोड़ का उसका हो रहा है टर्नओवर। तो 70 लाख का कैपिटल है, कैपिटल आई थिंक स्मॉल कंपनी का क्वेश्चन लग रहा है, ये किसी की होल्डिंग सब्सिडरी तो है नहीं, स्मॉल कंपनी के लिए कैपिटल होना चाहिए 2 करोड़ का, है ना, और टर्नओवर अपना चाहिए था 20 करोड़ का, उससे कम होना चाहिए टर्नओवर। तो इनका कैपिटल तो 2 करोड़ से कम है, लेकिन टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ से एक्सीड चला गया। तो भाई पहली चीज में क्या ये स्टेटस अवेल करेंगे? क्या नहीं कर सकते। हाँ, अगर शेयर कैपिटल ठीक है, टर्नओवर अगर ये 15 करोड़ का लेके आ जाए, यस 20 से कम हो गया, तो नाउ यस ये एक स्मॉल कंपनी का स्टेटस अचीव कर लेंगे। एग्जाम में आ चुका है सेम क्वेश्चन, देख सकते हो आप लोग। और हमेशा ध्यान रखो ये डेफिनेशन पूरा यहां तक दो। आप लोग क्या करते हो जनरली, डेफिनेशन में बस ये दे के छोड़ देते हो, है ना। सिंपली जो आपका एकदम इजी वाला पोर्शन है कि हाँ भाई आपको जितना ये 10 करोड़ का सॉरी 2 करोड़ और 20 करोड़ का पॉइंट समझाना है उतना आप समझा करके छोड़ देते हो, बराबर। अच्छा एन से लिखते हो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें चेंज हो गई हैं। इन्होंने जो है वो अभी भी 50 लाख और यहाँ पे इन्होंने 2 करोड़ कर दिया है, और ये नीचे इन्होंने दिया है कि नाउ अब चेंज हो गया है,
ठीक है, 2 करोड़ और 20 करोड़ यहां दिया है, तो आप ये गलती मत करना, आपको यहीं पे 2 करोड़ लिख देना है, यहाँ पे आपको 20 करोड़ कर देना है, बराबर, और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है पूरा दे करके। तो पहले वाले में नहीं मिलेगा, कैन नॉट अवेल, दूसरे वाले के अंदर अवेल कर सकते हो, दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। पब्लिक कंपनी का हमारा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार हमने किया, 230 लोग हो रहे हैं एक पब्लिक कंपनी में, और आई थिंक वही क्वेश्चन है, प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो बताओ मेंबर्स रिड्यूस करने पड़ेंगे क्या बच्चों? बहुत सीधा सा है, ये काउंटिंग में आएंगे। जब भी आप सेक्शन 2 क्लॉज 68 के हिसाब से देखते हो तो ये तो आएंगे। एम्प्लॉइज को 200 की काउंटिंग में नहीं लेते हैं, एक्स एम्प्लॉइज को भी नहीं लेते हैं, आपको पता ही है। 5 कपल्स हैं जिनको 10 काउंट कर लिया, उनको 5 ही लो, और अदर्स वाले 145 तो अपने को लेने ही है। तो 150 5 कितने हो गए? 150 और 50, 200 मेंबर चाहिए, 200 हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से, देयर इज नो रिडक्शन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिडक्शन। ये देखो 200 लोग यहाँ पे हो रहे हैं, सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिड्यूस। तो फर्स्ट पॉइंट अपना यहाँ आकर के जो है वो खत्म हो जाएगा। मेनली इसमें सेक्शन नंबर 1 और 2 दो ही सेक्शंस जो हैं वो कवर किए हुए हैं, क्योंकि सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में है। अब अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। यहां लगभग आपको जो सेक्शन से बचे लोगों 22 तक के जो सेक्शन है, 3 से लगा करके 22 तक के सेक्शन इस अकेले चैप्टर में कवर है। आइए सारे एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करेंगे, जो जो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देके रखे हैं और जो जो क्वेश्चंस देके रखे हैं, हम उन सबको रिवाइज करने वाले हैं। तो एक बार आपको स्टडी मेट का पूरा आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा आएगा पढ़ने के लिए, पता लग जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे ये तो सब ओपीसी और का डेफिनेशन है, सब आपको पता है क्या होता है, कंपनी का फॉर्मेशन, सेक्शन 3 आ गया, ठीक है। हम लोग एक बार सेक्शन वाइज भी रिवीजन लगा सकते हैं, आप लोगों को मैंने सेक्शन लिस्ट दिया हुआ है, तो बिल्कुल उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत आराम से इसको चेक कर सकते हैं कि भाई किस तरह की चीजें इसके अंदर है। फिर सेक्शन नंबर 3A हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 3A भी पढ़ा हुआ है बच्चों, क्या कहते हो? ठीक है, चलिए, तो 3A भी हम लोगों ने देखा हुआ है, रिडक्शन इन मेंबरशिप वाला पॉइंट है, इजी। फिर इनकॉर्पोरेशन का सेक्शन नंबर 7 यहाँ पे आ गया है। चलिए, एक वीडियो मैं बनाऊंगा, ये तो खाली मेरा स्टडी मैट के लिए है, एक पूरा सेक्शन वाइज लेंगे अपन, 1 से लगा करके 148 तक के कंटिन्यू सेक्शन, और उन सेक्शंस के अंदर क्या क्या मेजर पोर्शन है, ताकि आपको एक बार सेक्शन सारे रिवाइज हो जाए कंटिन्यूसली, उस पर भी अपन लोग एक क्लास लेंगे। तो यहाँ पे भाई कोई एग्जाम्पल नाम की चीज ही नहीं है, ये तो खड़ाखट चलता जा रहा है। चलो, यहां से पहला एग्जाम्पल आपके सामने आया इस चैप्टर का। Rajesh has formed a 1-person company with his wife Rupali as nominee. बढ़िया बात है भाई। For the last 2 years, his wife Rupali is suffering from terminal illness, and due to this hard fact, he wants to change the nominee. आप कर सकते हो बिल्कुल। He has trusted and experienced friend रामनिवास उसका एक दोस्त है, and who would be made nominee, और his son। एक तो ऑप्शन ये, दूसरा उसका सन जो है, जो 17 साल का है। देखो, माइनर कभी भी नॉमिनी पे नहीं आ सकता है, अपन ने पढ़ा हुआ है ना, कंपनी बना सकता है। तो राजेश जो है वो अपने दोस्त को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन बेटे को नहीं, बिकॉज वो माइनर है। सीधा सा पोर्शन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से अपने को पता भी है, ये ओपीसी में ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नॉमिनी में भी सेम वही क्वालिटी होनी चाहिए कि वो पर्सन इंडियन सिटीजन हो और रेजिडेंट इन इंडिया, और अदरवाइज लास्ट ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज एटलीस्ट वो इंडिया के अंदर रहा हो, ठीक है, और नेचुरल पर्सन अपने को पता ही है, ये क्वालिटीज होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोगों। सेक्शन 8 कंपनी की काफी सारी चीजें हैं। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो जरूर पढ़ के जाइए कि रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस कैसे होता है, कि भाई आपने कंडीशन ब्रेक कर दिया, फिर कंपनी बंद हो सकती है या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब नेम के साथ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं मतलब लगाना पड़ेगा अब उनको, या सेम ऑब्जेक्ट वाली किसी कंपनी के साथ अमालगमेट होगी, वाउंड अप होगा, ये सब आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आ गया सेक्शन नंबर 9, तो सिंपल इफेक्ट्स की बात करता है, कोई टेंशन इसमें है नहीं। मेमोरेंडम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसके बिना कंपनी नहीं बनेगी, और ये सारे क्लॉजेज आ गए। अनडिजायरेबल नेम, ये सारे नेम हैं जो रेस्ट्रिक्टेड हैं। बच्चों को कई सारे नाम हैं, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा बोर्ड, कमीशन, मतलब ये सारे नाम अगर आपको रखने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है ना। बोर्ड, कमीशन, ऑथोरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, यहां तक तो बने पड़े हैं। और आगे बच्चों स्टडी मैट में और डाल दिए हैं, राष्ट्रपति, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज नाम रखना चाह रहे हो, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रखना चाह रहे हो, म्युनिसिपल प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कोई नाम रखना चाह रहे हो, पंचायत लिमिटेड रखना चाह रहे हो, या नाम में डेवलपमेंट ऑथोरिटी वर्ड आ रहा है, या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर वर्ड आ रहा है, मिनिस्टर वर्ड आ रहा है, नेशन आ रहा है, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन आ रहा है, डेवलपमेंट स्कीम आ रहा है, स्टैट्यूट या स्टैट्यूटरी वर्ड आ रहा है,
कोर्ट या जुडिशरी या गवर्नर। देखो इनमें से कोई भी वर्ड अगर कंपनी के नाम के साथ आ रहा है तो दे हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा कोई भी ऐसा जिससे गवर्नमेंट से कनेक्शन आपका दिख रहा हो, कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, या ब्यूरो रख रहे हो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, पढ़ते ना बहन, ठीक है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि नाम के साथ में आपका ब्यूरो लग रहा है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बराबर। प्रिजर्वेशन ऑफ नेम 20 डेज वाला आपको सब पता ही है, चेंज के लिए 60 डेज। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे है, आइए, और एग्जाम्पल सारे करेंगे अपन जितने भी है, और क्वेश्चन जितने भी है सारे कवर करेंगे। Mr. Anil Desai has applied for reservation of a company's name with a prefix Samaria। क्या बात है भाई, कंपनी के नाम के साथ सामरिया नाम रखना चाह रहे हैं वो, प्रीफिक्स। He claimed that the prefix Samaria is a registered trademark in his name, ठीक है। Later on it is found that the said prefix is not registered with Mr. Anil Desai। However, he has formed company by giving incorrect document और information। आपने उनको गलत इंफॉर्मेशन दिया, आपने उनको, कंपनी को क्या बताया, रजिस्ट्रार को, कि भाई सामरिया हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है ना, जोधपुर में भी एक आइसक्रीम वाला है, सामरिया आइसक्रीम वाला, ठीक है। तो अब वो गए सर मेरा इस नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, इस नाम से कंपनी भी रिजर्व आपने करा ली, बाद में पता लगा गलत इंफॉर्मेशन दिया, तो यहाँ पे रजिस्ट्रार जो है वो एक्शन ले सकता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का मौका देने के बाद में जो भी कुछ करना है, नेम चेंज का, ये देखो मैंने पढ़ा हुआ है। बाद में अगर पता लगा कि यार तुमने गलत किया, तो कंपनी को नाम चेंज करने के लिए बोल देगा 3 मंथ्स के अंदर अंदर, या एक्शन लेगा, कंपनी का नाम रजिस्टर मेंबर से हटा देगा, या वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी कर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए ये एड्रेस वाला क्लॉज आ गया अपना, सिंपल है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, अल्ट्रा वायरस डॉक्यूमेंट, ये सब आपने पढ़े हुए हैं, ये तो सब फाउंडेशन का भी पार्ट है हमारा, तो खास टेंशन नहीं है। आर्टिकल्स भी आप लोग जानते हैं, इसमें एनरिचमेंट वाला पॉइंट भी आप लोग जानते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए इंडोर मैनेजमेंट फाउंडेशन के टाइम से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, आउटसाइडर को बेनिफिट देता है, इसके एक्सेप्शंस। चलिए सेक्शन 6 बहुत बढ़िया बात कहता है कि कभी भी कोई भी, बहुत बार अपन ने क्लास में इसके ऊपर डिस्कस किया है सेक्शन 6 के ऊपर, कि कोई भी मेमोरेंडम या आर्टिकल का प्रोविजन कंपनीज एक्ट को ओवरराइड नहीं करेगा तब तक कंपनीज एक्ट खुद ये पावर नहीं दे देता, ठीक है। तो सेक्शन 47 ऑफ द एक्ट डील्स विद वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर and a notification dated 5th June 2015 says that, बच्चों समझना, इन्होंने एक चीज बोली है यहाँ पे कि सेक्शन 47 ऑफ द एक्ट डील्स विद वोटिंग पावर, अपने पढ़ा हुआ भी है, वोटिंग पावर वाला सेक्शन अपने कोर्स में है, और एक नोटिफिकेशन सेज दैट सेक्शन 47 इज एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी, ये इन्होंने एग्जांपल दिया है, सब्जेक्ट टू इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई वैसे तो कोई भी चीज सेक्शन को वॉलेट कर ही नहीं सकती है मेमोरेंडम आर्टिकल की, जब तक सेक्शन खुद नहीं कह दे, तो इटसेल्फ सेक्शन 47 के अंदर लिख दिया कि भी सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स, कि आप अपने प्रोविजन आर्टिकल्स के हिसाब से बना सकते हैं। तो नाउ अगर प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल बोलता है कि 47 अप्लाई नहीं होगी, तो फिर यहाँ पे आर्टिकल आपका सुपीरियर हो जाएगा और सेक्शन 47 नहीं लगेगा। तो बच्चों ध्यान से समझ लेना इस बात को, बहुत क्लियर बात थी, इन्होंने यहाँ पे बहुत क्लियर कह दिया, जो मैंने आपको कई बार बहुत सिंपल वर्डिंग्स में बोला कि कंपनीज एक्ट वो होता है ना, ये इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, बराबर। जैसे भीष्म पितामह को एक वरदान मिला था कि वो जब तक नहीं चाहेंगे उनको कोई मार नहीं सकता है, बराबर, और जिंदा रह सकते थे वो जब तक चाहें। तो सेम वही स्थिति कंपनीज एक्ट की है, कोई भी मेमोरेंडम या आर्टिकल का प्रोविजन जो है वो इसको कभी भी नहीं तोड़ सकता कंपनीज एक्ट को, जब तक कंपनीज एक्ट खुद नहीं गए कि हमको तोड़ दो। जैसे यहां बोला, खुद सेक्शन 47 में बोल दिया चलो ठीक है यार, तुम्हारा आर्टिकल में जो लिखे तो कंपनीज एक्ट को तोड़ देना, हमारे प्रोविजन तोड़ देना। तो ऐसा इच्छा मृत्यु वाला वरदान जो है वो कंपनीज एक्ट को मिला हुआ है, खुद जब तक नहीं चाहेंगे तब तक इनके प्रोविजन नहीं टूटेंगे, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो बढ़िया पॉइंट है, इन्होंने खुद ने बोल दिया कि भैया चलो अब इस मामले में आर्टिकल सुपीरियर और हम नीचे हो गए, ध्यान रखेंगे। चलिए सेक्शन 10 आप लोग जानते ही हैं, मेमोरेंडम आर्टिकल का छोटा सा इफेक्ट का था। सेक्शन 13 ऑल्टरेशन का हमारा जबरदस्त पॉइंट है कि हम कैसे ऑल्टर करेंगे चीजों को, तो आप पढ़ेंगे। इसमें अपना वो एक बहुत बड़ा चेंज भी हुआ है सेक्शन 16 के अंदर, मैंने अमेंडमेंट क्लास के अंदर इंक्लूड कर लिया है। ट्रेडमार्क का जो टाइमिंग 3 मंथ्स का हो गया। चलिए जी, सिंप्लीफाई करके भी आपको सब कुछ समझाया है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आर्टिकल्स में ऑल्टर करने का सेक्शन नंबर 14 है। सेक्शन 17 मेमोरेंडम की कॉपीज में एक में चेंज होगा तो सब में चेंज होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए 12 कहाँ होगा, नाम कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, सारे प्रोविजंस आपको पता है, कहाँ किस जगह आएगा, कैसे चेंजेस होंगे, वो सारे हमारे पॉइंट्स थे। बढ़ता जा रहा हूं मैं आगे। 10 है कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। 16 इसी में चेंज हुआ है ना सर, चेंज हो गया इसके अंदर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपको मैंने बता ही दिया कि ये वाला जो था ना ट्रेडमार्क वाला 6 महीने में चेंज करने का,
ये अब चेंज होकर के 3 मंथ्स हो गया है। अमेंडमेंट क्लास आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके साथ ये पेनल्टीज भी चेंज हो गई हैं, है ही नहीं पेनल्टीज, अब डायरेक्टली नया नाम सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी। कन्वर्जन ऑफ कंपनी, ये सेक्शन 18 भी बहुत जबरदस्त था, बहुत जगह पे काम आया। कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो फिर मेमोरेंडम आर्टिकल्स में चेंज करेंगे, नया सर्टिफिकेट इशू आएगा। कोई भी कंपनी अपने आप को बदल सकती है किसी और टाइप ऑफ कंपनीज के अंदर, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, एक सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स एक्वायर नहीं कर सकती, मेंबर नहीं बन सकती एक्सेप्ट 3 सिचुएशन, याद आ गया। या तो एज अ ट्रस्टी हेल्ड किए हो, या एक एज अ लीगल हेयर ऑफ डिजीज पर्सन ऑफ डिजीज मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, या पहले से रिलेशन अगर बना हुआ है तो अलाउड था। सारे पॉइंट आपको बताता जा रहा हूं सिंप्लीफाइड मोड में, ताकि आपको याद रहे कि हाँ भाई ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 5 कहता है आरपीआईपी लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है 51% इन द शेयर ऑफ एसएसपी प्राइवेट लिमिटेड 31 मार्च को। तो इट मींस ये कंपनी होल्डिंग बन गई और ये कंपनी सब्सिडरी बन गई है। लेकिन एसएसपी प्राइवेट लिमिटेड हैव बीन होल्डिंग 2% इक्विटी शेयर सिंस 2013। लेकिन होल्डिंग सब्सिडरी तो इस डेट पे बनी है 31 मार्च 2019 को। लेकिन ये जो अब सब्सिडरी बनी है इसके पास अपनी अब होल्डिंग कंपनी जो बनी उसके पहले से 2% के शेयर 2013 से थे। तो क्या इनको सेक्रीफाइस करने हैं क्या, सरेंडर करने हैं क्या, नहीं करने हैं, तो इंक्रीज नहीं कर सकते अब आप 2% ही रहेंगे आपके पास, अब बढ़ा नहीं सकते आप। लेकिन इसको आपको रिड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब चाहे तो कर सकते हैं लेकिन होल्ड करके भी आप रख सकते हो, आपको सरेंडर करने का जरूरत नहीं होगा। ये पॉइंट अपन ने पढ़ा हुआ है, बढ़िया पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, कैसे सारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं, सेक्शन नंबर 20 इसके ऊपर काम करता है कि सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे आप भेजोगे, नोटिस वगैरह कैसे भेजने, क्या करने हैं। और इसमें कुछ पॉइंट भी बहुत बढ़िया थे, इलेक्ट्रॉनिक मोड से जब आप भेजते हैं तो क्या प्रोविजन यहाँ पे काम करेंगे वो भी आपको दे रखा है। टर्म इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मीन्स ए कम्युनिकेशन दैट क्रिएट अ रिकॉर्ड, जिससे हम रिकॉर्ड अपने पास में रख सकें, जैसा अपन ने मीटिंग्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। अगर फैक्स वगैरह से भेज रहे हो तो भी प्रॉपर तरीके से भेजोगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बोर्ड के थ्रू भेज सकते हो, जैसे भी आप भेजेंगे। मान के चलेंगे हम कि 48 आवर्स बाद उसका, देखो दो चीजें बोली है, इन केस ऑफ डिलीवरी बाय पोस्ट such service shall deemed to have been effected in case of notice of meeting at the expiration of 48 hours after the letter containing the same is posted। अगर मीटिंग का नोटिस जा रहा है तो हम मान के चलेंगे कि लेटर पोस्ट करने के 48 घंटे बाद उसका कम्युनिकेशन हो गया। और किसी मैटर के अंदर at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post, जब लेटर आप डिलीवर होगा इन द ऑर्डिनरी, जैसे आपने लेटर डाला हम मान लेंगे कि सामने वाले को मिल गया, लेकिन मीटिंग का नोटिस बच्चे लोगों को हमेशा 48 आवर्स बाद ही डिलीवर माना जाएगा। समझना, सर्विस ऑफ नोटिस कब माना जाता है, अगर मीटिंग का नोटिस है तब तो भेजने से 48 घंटे 2 दिन बाद हम मानते हैं डिलीवर हुआ। और बाकी सारे केसेस में जैसे ही आपने पोस्ट किया डिलीवर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट, हम मान लेते हैं सामने वाले को डिलीवर हो गया। ये मेन पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। सेक्शन 21, 22 कोई टेंशन नहीं थी किसी तरह की, बहुत सिंपल था, समरी आ गई यहाँ पे। आइए क्वेश्चन आंसर्स पे हम लोग पहुंच गए। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है एक्स लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई, बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए वो इसको करना चाह रहे हैं पुणे। बच्चों सेम स्टेट है, उसमें शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन खास बात क्या हुई यहाँ पे, एक आरओसी की एरिया से निकल करके दूसरे आरओसी के एरिया में अपन जा रहे हैं, मुंबई से पुणे जा रहे हैं। What formalities the company has to comply, फॉर्मेलिटीज क्या करनी पड़ेंगी इसके लिए आपको पूछा है। पूरा का पूरा प्रोविजन आपको पता है अच्छी तरह से कि इसमें अपने को क्या करना पड़ता है, कि सर बहुत सिंपल प्रोसेस इसका है, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है हमारा आरओसी, लेकिन स्टेट वो का वो है। तो बट ऑब्वियस अपन ने जो पूरा का पूरा प्रोविजन इसके अंदर पढ़ा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, जिसमें आपको रीजनल डायरेक्टर का परमिशन भी लगेगा, बराबर। और उसके अलावा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, वो सारा कुछ लगा। इन्होंने क्या इतना छोटा आंसर दे दिया, अपन पूरा लिखेंगे। क्लियर, इन्होंने बोल दिया कि अप्रूवल फ्रॉम आरडी, तो वो आरडी टाइमिंग लेगा, जो प्रोविजन आपने पढ़ा है वो एज री सेक्शन 13 वाला लिखना है, बराबर। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इससे मेमोरेंडम भी ऑल्टर नहीं होगा, क्योंकि आरओसी वो का वो रहने वाला है, इन्होंने बोला है ऑल्टरेशन मेमोरेंडम भी नहीं होगा, बराबर से। सिर्फ इसमें आरडी का अप्रूवल और बाकी जो प्रोविजन अपने लगते हैं इसके अंदर कि आरडी कितने टाइम में अप्रूवल देगा, वो सब प्रोविजन अपने को इसमें लिख देना है। सिंपल क्वेश्चन है। फिर बच्चों डीलिंग विद द कंपनी ऑलवेज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और ये एक्सेप्शन होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, ये आप पूरा थ्योरी क्वेश्चन है, एज इट इज लिख सकते हो। ये देखो एक्सेप्शंस भी आ गए इसके। अल्फा स्कूल स्टार्टेड इम्पेयरिंग एजुकेशन ऑन 1 अप्रैल विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ वीकर सोसाइटी free of cost or at very nominal फीस डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ पेरेंट।
30 मार्च 2020 को 10 साल बाद इनको ये पता लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेड दैट स्कूल वाज ऑपरेटिंग बाय वॉलेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्लॉज ड्यू टू विच वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। तो इनको 8 कंपनी का स्टेटस ब्रेक हो रहा है इनका। डिस्क्राइब सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स क्या है बच्चों लोगों, अपने को पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले तो सेक्शन 8 को समझा दो, प्रॉफिटेबल पर्पस के लिए नहीं होती है, प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस कल्चर एजुकेशन, ये सब प्रॉफिट का री इन्वेस्टमेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अदरवाइज वो नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लगाने को बोल सकते हैं, किसी और सेक्शन 8 कंपनी सिमिलर के साथ मर्जर का बोल सकते हैं, या वाइंडिंग अप भी कर सकते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है, लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, वो पूरा प्रोविजन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऑर्डर कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कि आप अमालगमेट हो जाओ, और नहीं तो फिर वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी कर सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना है, बहुत सीधा सा पावर था इसमें। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ विवेक इंडस्ट्रीज एम्पावर इट टू गेट रियल एस्टेट बिजनेस करेंगे, अपन ने किया हुआ, अपने नोट्स में भी है आई थिंक ये क्वेश्चन। डाउनवर्ड ट्रेंड है, रियल एस्टेट में फूड प्रोसेसिंग चालू करना चाह रहे हैं और वांट्स टू ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम। तो आप करो ना भाई, मना थोड़ी है। बिल्कुल आप ऑल्टरेशन करके ये कर सकते हो, एसआर पास करना पड़ेगा इसके लिए आपको। क्या बोलते हो भाई, सेक्शन 13 लगाओ, ये देखो एसआर पास करो, एसआर पास करने के बाद में आप मेमोरेंडम को ऑल्टर कर सकते हो, ऑल्टर करने के बाद में आप बिजनेस करो ना, मना थोड़ी है। बराबर, रजिस्ट्रार के पास भेज दो, सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं बिल्कुल। एक्सप्लेन द लाइट ऑफ कंपनीज एज सर्कमस्टांसेस, जहां पे सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी, सेक्शन 19 का क्वेश्चन है बच्चों। 3 कंडीशंस अपन ने अभी भी डिस्कस की, वो एज इट इज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, सेक्शन नंबर 20 पूरा डिस्क्राइब कर दो, इसके अंदर कैसे कैसे, इन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में दिया, अपन ने जैसे पढ़ा था बिल्कुल वैसा अपन दे देंगे, कैसा पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर डिलीवर, वो सब पहुंचा जाएंगे। नंबर 7, यादव डेयरी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, और ये आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्टेड इज आर्टिकल अलोंग विद मेमोरेंडम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन December 19। ओके, रजिस्टर्ड करवा दिए इन्होंने। नाउ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी आर व्यू दैट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर शुड नॉट बी चेंज एक्सेप्ट बाय रेजोल्यूशन बाय द कंपनी ऑफ 90% मेजोरिटी। ओके, आर्टिकल सेक्शन 5 होता है, और डायरेक्टर्स करना चाह रहे हैं भाई 90% के बिना फॉरफीचर का पावर नहीं मिले, जबकि एज पर सेक्शन 14 आर्टिकल्स एसआर पास करके चेंज हो सकते हैं। वन ऑफ द डायरेक्टर सेड दैट दे कैन नॉट मेक अ प्रोविजन अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में जाके आप कुछ नहीं बना सकते, एडवाइस करने को बोला। तो भाई कंपनीज एक्ट बोले तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं करोगे। देखो क्लियर बोल दिया इन्होंने, पहले सेक्शन 5 समझाया। फिर एनरिचमेंट वाला प्रोविजन अगर आप डाल दे तो ऐसा कर सकते हैं, और उसके लिए क्या चाहिए, एसआर ही पास करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी हो तो ऑल कंसेंट, क्या कहते हो, और पब्लिक कंपनी हो तो एसआर पास करके आप एनरिचमेंट वाला प्रोविजन डाल सकते हैं, जहां पे 90% वाला आप कर सकते हो। वेयर द आर्टिकल्स कंटेन प्रोविजन एनरिचमेंट, या तो फॉर्मेशन के टाइम पे बनाओगे या बाद में बनाओगे, जैसा भी आपको करना हो। तो इस केस के अंदर ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है और प्रोटेक्ट करना चाह रही है फॉरफीचर को, तो बिल्कुल आप कर सकते हो एनरिचमेंट वाला। लेकिन उसके लिए आपको, चूंकि कंपनी प्राइवेट है, तो ऑल द मेंबर का कंसर्न लेना पड़ेगा और आरओसी को बताना पड़ेगा। एनरिचमेंट वाला प्रोविजन इस पे लगाना ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अनुष्का सिक्योरिटी इक्विपमेंट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है सीसीटीवी कैमरास की। 100 करोड़ रुपए पब्लिक इशू से उनको मिल गए हैं फॉर स्टार्टिंग 1 मोर यूनिट कैमरा मैन्युफैक्चरिंग। यूटिलाइज 10 करोड़ रुपया उन्होंने कर लिया, फिर उनको पता लगा कि हैज नो पोटेंशियल ऑफ एक्सपेंशन बिकॉज गवर्नमेंट हैज रिड्यूस कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट और ये सब कम कर दिया, चाइना से आने लग गया, तो इस मनी को वो और कहीं यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, नया ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो क्या चेंज कर सकते हैं क्या? इफ नॉट तो क्या एडवाइस करोगे, और अगर हाँ तो स्टेप क्या होंगे? तो चलो, क्वेश्चन भले ही ऑल्ट्रेशन मेमोरेंडम का है, लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा, याद करो प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर का सेक्शन 27 वो लगाना ही पड़ेगा आपको, उसके बिना नहीं होगा। प्रोस्पेक्टस के थ्रू, वैसे इन्होंने सेक्शन 13 बेस में रखा है क्योंकि मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन है, लेकिन इस चैप्टर में हमने ये पॉइंट जो अपने नोट्स में पढ़ा था वो हमने चैप्टर प्रोस्पेक्टस वाला जो पढ़ा 27 सेक्शन उसके साथ कवर किया है, जहां प्रोस्पेक्टस में जो मनी आई है प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक से, उसको और कहीं यूटिलाइज करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे, तो वो अपन ने क्लियर पढ़ा हुआ है कि भाई नॉर्मली तो एसआर पास करते हैं, लेकिन इस केस में आपको न्यूज़पेपर वगैरह में देना पड़ेगा, और उसके अलावा आपको चांस देना पड़ेगा, डिसेंडिंग शेयर होल्डर को एग्जिट प्राइस देनी पड़ेगी जो सेबी डिसाइड करेगा। ये सब कुछ अपन ने पढ़ा हुआ है, तो वो अपने को एज इट इज प्रोविजन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, बराबर। मंगलू एंड फ्रेंड्स गेट रजिस्टर्ड कंपनी इन द नेम ऑफ टेक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। टेक्समैन इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आफ्टर 5 साल। 5 साल बाद पता लग रहा है ओनर ट्रेडमार्क को। बच्चों 3 साल के अंदर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। कैन द कंपनी बी कंप्लीट टू चेंज इट्स नेम बाय द ओनर ऑफ ट्रेडमार्क? नहीं कर पाएगी। कैन द ओनर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिक्वेस्ट द कंपनी एंड देन कंपनी चेंज इट्स नेम? खुद का मर्जी से करना हो तो करो। सेक्शन 16 का आंसर बच्चों आप चेंज कर दोगे,
यहाँ पे 6 मंथ्स की जगह 3 मंथ्स हो गया है। 3 साल में आप अप्लाई कर सकते हो अगर सिमिलर नेम से ट्रेडमार्क हो रहा है तो। गिवन केस के अंदर 5 साल बाद आपने किया है तो 3 साल के अंदर आपको करना चाहिए था। कंपनी को चेंज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। हाँ, कंपनी खुद का मर्जी से करना चाहे तो कभी भी एसआर पास करके सीजी का अप्रूवल लेकर के इस तरह से अपना नाम चेंज कर सकती है, ऐसा भी अपना प्रोविजन है। वॉलंटरी चेंज कर सकती है सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग। वॉलंटरी चेंज ऑफ नेम ये अपने को ध्यान में रखना है, कंपल्सरी चेंज तो नहीं फोर्स कर सकते आप। श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ कंपनी जिसमें ह्यूमन पावर सप्लाईज लिमिटेड इज होल्डिंग 60% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ एच मेड अ चैरिटेबल ट्रस्ट, और उसने 10% शेयर जो हैं जो उसके एच लिमिटेड के थे, शेयर इन एच, ओके, एच मेरे ख्याल से एच मतलब ये वाली कंपनी की बात हो रही है, ह्यूमन पावर वाले, एंड 50 करोड़ एक ट्रस्ट को दे दिए और एस को उन्होंने ट्रस्टी बना दिया। ऑल द एसेट ऑफ द ट्रस्ट आर हेल्ड इन द नेम ऑफ एस। क्या है ना, एस मतलब ये कंपनी, तो क्या सब्सिडरी कंपनी यहां पे होल्डिंग कंपनी के शेयर हेल्ड कर सकती है? कर सकती है ना भाई। क्वेश्चन समझ में आया? एक होल्डिंग कंपनी का मेंबर है, उसने अपने 10% शेयर जो हैं वो सब्सिडरी कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिए एज अ ट्रस्ट, ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया। ये तो किसी और को थे, चैरिटेबल ट्रस्ट को, लेकिन इसको ट्रस्टी बना दिया है, तो बिल्कुल एज अ ट्रस्ट सेक्शन 19 अलाउ करता है, वन कर सकते हैं। ये देखो सेक्शन 19 पूरा समझा दिया। फिर गिवन केस वन ऑफ द शेयर होल्डर आर ट्रांसफर हिज शेयर इन द होल्डिंग कंपनी टू अ ट्रस्ट वेयर एज शेयर विल बी हेल्ड बाय सब्सिडरी कंपनी, यानी नाउ सब्सिडरी कंपनी होल्ड शेयर इन होल्डिंग कंपनी बट एज अ ट्रस्टी वो हेल्ड करके रखेगी। तो कंक्लूजन यही है कि बिल्कुल वहां पे सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर हेल्ड करके रख सकती है, बिकॉज एज ट्रस्टी उसको अलाउड है। अपने को ध्यान में रखना है, 3 पॉइंट सेक्शन 19 के लगी रहे जो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज अ लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कंपनी एम पराग हैज बीन साइनिंग ऑल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी फॉर मेनी इयर्स. All the parties who ever deal with the company know Mr. Parag very well. Company has got a very important construction contract from a renowned software company. Parag Construction will do construction for this site in partnership with a local contractor Feroz Bhai. Partnership कर रहा है और पार्टनरशिप डीड पे मिस्टर पराग ने साइन कर दिया है, जो भी फिरोज भाई के साथ था ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, बिकॉज ही हैज इम्प्लाइड ऑथोरिटी, ठीक है। लेटर इट इज अ डिस्प्यूट, कंपनी डिनाई टू एक्सेप्ट द लायबिलिटी एज अ पार्टनर। क्या कंपनी डिनाई कर सकती है? अब बच्चों को बहुत सीधा सीधा सा है, सेक्शन 22 वैसे तो पावर देता है। सर 22 कौन सा है? जो जहां पे अथॉरिटी मिली है किसी डायरेक्टर को कंपनी के बिहाफ पे काम करने की, तो कंपनी में ऑथोराइज एनी पर्सन और इज अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट डीड ऑन बिहाफ इन और आउटसाइड ऑफ इंडिया। बट कॉमन सील जो है या फिर जो रिक्वायर्ड साइन होते हैं 2 डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी वाला, वो जरूर होना चाहिए उसको ऑथोराइज करने के लिए। दिस ऑथोरिटी मे बी आइदर जनरल फॉर एनी डीड या स्पेसिफिक भी हो सकती है, ठीक है। तो डीड एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी किसी को ऐसे पावर दे सकती है, और जिस डीड पे इस अटॉर्नी ने साइन कर दी है, इस ऑथोराइज पर्सन है, उसने अपनी सील लगा दी, तो हम यही मान के चलेंगे कि उस पर कंपनी की सील है। सेक्शन 22 इसका पावर देती है। प्रेजेंट केस के अंदर कंपनी हैज नॉट नीदर गिवन एनी रिटर्न ऑथोरिटी नॉट अफिक्स्ड अ कॉमन सील टू द ऑथोरिटी लेटर। देखो वो कंपनी के बिहाफ पे सारे काम कर रहा है, लेकिन डीड साइन करने का काम सेक्शन 22 देखिएगा, ये प्रोविजन ही यही है कि कंपनी के बिहाफ पे कोई भी डीड अगर साइन करना है तो उस पर्सन को स्पेसिफिक रिटर्न पावर मिलेंगे कॉमन सील लगा के, या 2 डायरेक्टर या एक सीएस के साइन से, नहीं तो वो बंदा ये काम नहीं कर सकता है। पराग के पास लीगली ये राइट है नहीं कि डीड को एग्जीक्यूट कर सके, सो कंपनी पे बाउंड नहीं होगी और कंपनी यहां पे मना कर सकती है। एज ए पार्टनर कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, अभी 2 क्वेश्चंस अब अपने बाकी हैं, इसलिए अपन ने रिवीजन में सारे क्वेश्चंस ले लिए ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाए। अशोक, डायरेक्टर ऑफ गामा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, gave in writing to the company that the notice of any general meeting of board of directors sent to him only by registered post. किया हुआ है बच्चों अपन ने क्वेश्चन, और उसने पैसे भी जमा करा दिए। मीटिंग वाले चैप्टर से भी कर सकते हैं, वैसे सेक्शन 20 जाएगा। पैसे जमा करा दिए, कंपनी ने उसको ऑर्डिनरी मेल से भेज दिया अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, वैलिडिटी नहीं है। अशोक डिड नॉट रिसीव दिस नोटिस एंड कुड नॉट अटेंड द मीटिंग एंड कंटेंट दैट द नोटिस वाज इम्प्रॉपर। उसको मिला नहीं और उसने कंप्लेन किया कि यार इम्प्रॉपर है। क्या उसका कंटेंशन वैलिड है? क्या बिल्कुल होना चाहिए। विल योर आंसर बी द सेम अगर अशोक यूएसए के अंदर 1 महीने से ड्यूरिंग द नोटिस, भाई उसके इंडियन एड्रेस के ऊपर अगर हमने उसके तरीके से भेज दिया तो फिर वो नोटिस का वैलिड डिस्पोजल माना जाएगा। तो पहले तो सेक्शन 20 आप सब जानते हो कैसे कहां भेजना है, पैसे जमा करा दिए तो उसको उसी तरीके से भेजना है, ठीक है।
तो कंटेंशन बिल्कुल एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपने प्रॉपर नहीं दिया। अगर वो बाहर है और हमने उसके इंडियन एड्रेस के ऊपर भेज दिया है, बाहर भेजने के लिए हम बाउंड नहीं है, तो वैलिड माना जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, सिंपल सा पोर्शन। आखिरी पॉइंट बच्चों, अपने क्वेश्चन बैंक में भी है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटेंड टू फॉर्म अ क्लब नेमली बडिंग पायलट्स फ्लाइंग क्लब as intend liability of company to impart classroom teaching and aircraft fighting training to training pilots। ठीक है भाई, इन्होंने क्लब बनाया है जो नाम से ही पता लग रहा है एयरक्राफ्ट फ्लाइट के लिए ट्रेनिंग देगा पायलट्स को, और इसको वो एक चैरिटेबल पर्पस के लिए सेक्शन 8 कंपनी में बनाना चाह रहे हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, और 10 साल बाद इसको डिसॉल्व करके सरप्लस ऑफ एसेट्स को बांट देंगे मेंबर्स के अंदर, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया कंपनीज एक्ट में। तो क्या ये प्रपोजल वैलिड है कि एडवाइस करो? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रोविजन के हिसाब से इसका कोई भी सरप्लस ऑफ एसेट होगा बच्चों, डिसोल्यूशन करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोविजन यही है, नॉट फॉर प्रॉफिट होगी, मेंबर्स को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। सेम ऑब्जेक्ट के लिए वापस आप लगाओगे, ये देखो तीनों पॉइंट अपने आ गए, प्रॉफिट को सेम ऑब्जेक्ट के लिए और मेंबर्स को प्रोहिबिट है कि आप नहीं दे सकते। तो क्लियर यहां पे हमारा पॉइंट कह देता है कि देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, पॉइंटेड बी के अंदर ही हमने बोल दिया कि आपको ये पैसा इसी ऑब्जेक्ट के अंदर और लगा देना है, बांटने का तो सवाल ही नहीं है। 3 में भी अपन ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, ठीक है। तो इसीलिए वाइंडिंग अप आप करो, मना नहीं है, लेकिन ये जो प्रपोजल आपका है कि डिसोल्यूशन के बाद आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ये इसके ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट में, कंपनीज एक्ट इसको अलाउ नहीं करता। सो प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेबल, अपने को ध्यान में रखना था, ठीक है, बराबर। तो ये सेकंड चैप्टर अपना यहां आकर के पूरा हो गया, जो सेक्शन 22 तक के रिविजन की हमसे बात कर लेता है। चलिए जी, तो थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों। अभी फटाफट से अपन लोग किधर गया, अभी चैप्टर नंबर 3। चलिए, तो चैप्टर नंबर 3 अपना स्टडी मैट का प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पे बात करता है, जो सेक्शन नंबर 23 से लगा करके 42 तक का जो आपका पोर्शन है उसको कवर कर देता है। तो चलिए फटाफट से बात शुरू कर दें। और एग्जाम्पल्स की अगर इसके बात करें तो स्टार्टिंग 23, 24 आप लोग जानते हो पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर बात करता है, 23 वाला हमारा मेन सेक्शन, बराबर। फिर यहाँ पे आगे अगर बढ़ते जाए तो उन्होंने बता दिया पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिक ऑफर भी कर सकती है, वो तो प्राइवेट प्लेसमेंट भी, बोनस शेयर भी, सब कुछ कर सकती है। प्राइवेट कंपनी सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू या राइट या बोनस इशू के थ्रू जाएगी, पब्लिक ऑफर आईपीओ एफपीओ वगैरह नहीं निकालेगी, अपने को पता ही है। चलिए जी, आगे बढ़ते गए हम। 2 सेक्शन अभी अपने कोर्स में है नहीं, 24, 25, तो एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं बच्चों अपन। इस वाले रिवीजन के अंदर हम लोग इस वक्त सिर्फ बात कर रहे हैं स्टडी मैट के जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सनी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हैज अलॉटेड शेयर टू द इन्वेस्टर एज अ लार्ज विदाउट इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस विद आरओसी मुंबई। तो in this regard it is to be noted that public company can issue security to the public only by issuing prospectus। और अगर आपने नहीं किया है तो भाई क्या पंगा होने वाला है यहाँ पे, बहुत सीधा सा बात है, कंपनी ने वॉलिड किया है सेक्शन, तो अलॉटमेंट जो है वो पूरा का पूरा वॉइड हो जाएगा, पेनल्टी लगेगी, वो तो है ही है, सारा पैसा आपको एंटायर मनी को रिफंड करना पड़ जाएगा, और साथ में पनिशमेंट तो है ही है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, बढ़िया पॉइंट है। पब्लिक कंपनी बगैर प्रोस्पेक्टस पब्लिक में नहीं जाएगी, बगैर रजिस्टर्ड कराए, ठीक है। डीमेटलाइज्ड फॉर्म के ऊपर बच्चे लोगों 29 में बहुत सारा नया प्रोविजन आया है। नया प्रोविजन का मतलब रेगुलर क्लास में तो हमने कवर किया, जो पुराना हमारा बैच है उनको भी हमने रिवीजन के अंदर, सॉरी अमेंडमेंट्स के अंदर कवर कराया था पिछली बार। कई सारे नए पॉइंट हैं, तो इसके लिए मेरा पिछली बार का अमेंडमेंट वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी लोगों को क्लास के अंदर मैंने करा ही दिया था कि भाई आजकल अनलिस्टेड कंपनीज के लिए भी एक जो शेयर इश्यू अगर कर रहे हैं तो उनके लिए कंपलसरी कर दिया, अनलिस्टेड कंपनीज भी भले ही हैं, कि आपको डीमेटलाइज फॉर्म के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को इस लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है नाउ टाइम, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। खूब सारा प्रोविजन आ गया, हालांकि सब अपन ने क्लास के अंदर कवर किया हुआ है, ये सबका सब कवर किया है। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल्स के ऊपर। भाई शेल्फ प्रोस्पेक्टस अच्छा पॉइंट है हमारा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32 आप लोग जानते ही हैं। अब इस पर कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल अगर नजर आ जाए तो हम लोग देख लेते हैं। बढ़ता जा रहा हूं मैं आगे, एग्जाम्पल्स क्वेश्चन सारे पढ़ेंगे। सेक्शन 27 वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट वाला हमारा पॉइंट था, क्या बात है, एग्जाम्पल्स कम है, क्वेश्चन ज्यादा लगेंगे आगे। स्टॉक एक्सचेंज सेक्शन नंबर 40 आ गया बच्चों, जिसमें बढ़िया पॉइंट ये था कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई किया तो उसे परमिशन मिलना चाहिए, एक से ज्यादा में भी अप्लाई किया किसी से अगर नहीं मिला तो फिर अलॉटमेंट वॉइड हो जाएगा। अंडरराइटिंग कमीशन बहुत बढ़िया है, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सेक्शन 40 का ही पार्ट है। शेयर्स के ऊपर मैक्स 5%, डिवेंचर्स के ऊपर 2.5,
आर्टिकल्स में आप इससे रिड्यूस में कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, विच एवर इज लेस अपने को ध्यान रखना था। एग्जाम्पल 2 यहाँ पे है, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विच वांटेड टू रेज फंड्स थ्रू पब्लिक इशू हैड अप्लाइड फॉर लिस्टिंग ऑफ इट्स शेयर इन 3 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। जो भी आपसे मैं बात कर ही रहा था, सिर्फ 2 ने परमिशन दिया है तो क्या करना चाहिए, पब्लिक ऑफर की तरफ जा सकते हो गया आप। तो सीधा सीधा सा पहले तो प्रोविजन बता दो कि भाई परमिशन आपको मिलना चाहिए था, और इट इज क्लियर दैट नॉट ओनली द कंपनी हैज टू अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज बट ऑल्सो ऑब्टेन परमिशन भी अपने को चाहिएगा। तो कंपनी नहीं कर सकती है प्रोसीड, अगर किसी एक ने भी परमिशन नहीं दिया तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे, अपने को ध्यान में रखना है। तो बहुत बढ़िया पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया एग्जाम के हिसाब से, बहुत बढ़िया, अंडरराइटिंग कमीशन का। The board of directors of company decided to pay 5% of issue price of share as underwriting commission to the underwriters. However, the articles जो है वो खाली 3% का परमिशन देते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि भाई अब इसके अंदर आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ द शेयर कैपिटल वो इसको पे कर दें। तो आपको बताना है कि क्या कुछ सही है क्या कुछ गलत है। तो सबसे पहले तो हमने प्रोविजन बता दिया कि भाई कमीशन जो पे होगा वो 5% जो दे रखा है कंपनीज एक्ट के अंदर या जो आर्टिकल्स के अंदर प्रोवाइडेड है, विच एवर इज लेस। ठीक है, तो माना शेयर आपका कंपनीज एक्ट 5% की परमिशन देता है, बट आर्टिकल्स में 3% है। अगर 5 देना है तो पहले आर्टिकल्स को ऑल्टर करो। तो सेम ये चीज है, द रूल अलाउ ऑन द कमीशन टू बी पेड आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ द इशू और द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी और बोथ। जो इशू करने से जो अमाउंट आ रहा है या प्रॉफिट कहीं से भी आप दे सकते हैं कमीशन को। तो देयरफॉर बोर्ड का जो डिसीजन है 5% देने का वो इनवैलिड है, बराबर, क्योंकि आप आर्टिकल्स की रेट को जंप नहीं कर सकते हो जब तक आर्टिकल्स में चेंज नहीं करो। हाउएवर जो आप आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ शेयर में से देना चाह रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड रहेगा बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन रेट रहेगी वही जो आर्टिकल्स में दे रखी है, 3% आप दो। हाँ, ये आप आउट ऑफ द प्रोसीड से भी दे सकते हो अंडरराइटिंग कमीशन, या आपके पास जो ऑलरेडी प्रॉफिट पड़े हुए हैं वहां से भी दे सकते हो। दोनों चीजें अलाउड है, ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है, बराबर। फिर 39 वाले सेक्शन में अलॉटमेंट समझाया है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है, उसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, पनिशमेंट है, ज्यादा कुछ नहीं। एग्जांपल नंबर 4 आ गया, आफ्टर हैविंग रिसीव 80% ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, जबकि जितना प्रोस्पेक्टस में लिखा उसका 90% आना चाहिए था, पहला गलती इधर ही हो गया। रक्षा डिटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट विथड्रॉ 50% ऑफ द सेड अमाउंट फ्रॉम द बैंक, ओके, फॉर द पर्पज ऑफ सर्टेन एसेट। आपने 50% निकाल लिया, लेकिन फाइनल हुआ ही नहीं अलॉटमेंट उससे पहले, जबकि रूल ये कहता है बैंक अकाउंट में जब तक अलॉटमेंट फाइनल नहीं हो जाए तब तक यूज नहीं कर सकते। देयर आफ्टर इट स्टार्टेड अलॉटिंग द शेयर टू द सब्सक्राइबर। रश्मि जो एक सब्सक्राइबर है उसको 100,000 शेयर अलॉट किए, उसने लेने से मना कर दिया कि भाई आपका जो अलॉटमेंट है उसने 39 के प्रोविजन फॉलो नहीं किए, वॉलेशन कर दिया है। तो बताओ इनको, तो बताना पड़ेगा भाई दो गलतियां हैं, एक तो 80% वाला, दूसरा यूटिलाइजेशन वाला। पहले ही आपने यूज कर लिया मिनिमम सब्सक्रिप्शन आए बगैर ही, तो गलत है। तो रश्मि के पास में बिल्कुल राइट है, वो मना कर सकती है रिफ्यूज ऑफ अलॉटमेंट से, क्योंकि कंपनी ने इलीगल तरीके से इशू किए शेयर्स को, अपने को ध्यान में रखना है। बढ़िया पॉइंट है, कर भी चुके हैं हम। मिस स्टेटमेंट 34, 35 सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी का पॉइंट है बच्चे लोगों को, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हम लोग जानते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 इसका देखो क्या कहता है इस बारे में। एन अलॉटी ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी ब्रॉड एक्शन अगेंस्ट अ डायरेक्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। डायरेक्टर कंटेंशन दे रहा है कि उसने प्रमोटर्स की बात पर भरोसा किया था, अपने किया हुआ है क्वेश्चन। तो क्या डायरेक्टर यहां पे लायबल होगा 34, 35 में? बिल्कुल होने वाला है, बिकॉज आपको सेक्शन में हमने पहले ही बता दिया कि आप बिलीव अगर करना है तो किस पर कर सकते हो, क्या डिफेंसेस आप दे सकते हो, बराबर। तो उन डिफेंसेस के अलावा आप कोई और चीज का डिफेंस नहीं दे सकते। आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट पर भरोसा कर सकते थे, उसके स्टेटमेंट के ऊपर। अदरवाइज यहां पे और किसी पर भी आपका ये रिलाय करना वो नहीं चलेगा, बराबर, ये आप अलाउ नहीं होगा। तो जो भी यहाँ पे क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी लगने वाली है वो लगेगी, अपने को ध्यान में रखना। अच्छा सा चार्ट भी स्टडी मेट ने दे रखा है। एक और एग्जांपल है, ऑल द स्टेटमेंट कंटेन इन प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी वर लिटरली ट्रू। इट वाज आल्सो स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस दैट कंपनी हैज पेड डिविडेंड। पर चलो वो डायरेक्ट केस आ गया तो नंबर ऑफ ईयर, लेकिन एक्चुअल में कोई डिस्क्लोजर नहीं किया कि भाई डिविडेंड कैपिटल में से दिया जा रहा था, न कि प्रॉफिट्स में से, ठीक है ना। तो अलॉटी अगर कैंसिल करवाना चाहता है बिल्कुल करवा सकता है, बिकॉज ये कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट हो गया। और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है, तो मटीरियल मिसरिप्रेजेंटेशन इस बेस पर वो अलॉटमेंट कैंसिल करवा सकता है, अपने को ध्यान में रखना है, बिल्कुल अवॉइड कर सकता है। एक और एग्जांपल दिया बच्चों यहाँ पे, प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी कंटेन सर्टेन मिस स्टेटमेंट ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ द फैक्ट रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। वन ऑफ द एक्सपर्ट Anilesh who had earlier given his consent forthwith
gave a reasonable public notice stating that the prospectus was issued without his knowledge, बराबर, and consent, it is possible for Aniresh to escape liability from a statement. भाई हमारा एक्सपर्ट कह रहा है कि पहले उसने कंसेंट दिया तो था, लेकिन बाद में उसने पब्लिक नोटिस इशू कर दिया इस चीज का, और विदाउट इस नॉलेज और कंसेंट हो गया अब तो वो, ठीक है। तो सेक्शन 35 यहां पे कहता है नो पर्सन शैल लायबल अंडर सबसेक्शन 1 इफ ही प्रूव्स दैट कि प्रोस्पेक्टस बिना उसके नॉलेज के था और इसके लिए उसने पब्लिक नोटिस भी इशू कर दिया था, बराबर। तो इस केस के अंदर वो यहां पे कवर रहेगा और उसको उसकी लायबिलिटी से हम छोड़ सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं, ये भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए था, ठीक है। तो 34 क्रिमिनल सिविल लायबिलिटी के ऊपर हमारा क्वेश्चन था। चलिए, हाँ, पनिशमेंट था हमारा 36 के अंदर वाला छोटा सा पोर्शन है, 447 में भी लायबल रहेंगे। अफेक्टेड पार्टीज मिल करके केस कर सकती है बच्चों, ये कंपनीज एक्ट का एक तरह से इनको गिफ्ट है कि आप अकेले केस नहीं करके सब मिल करके भी ग्रुप वाला केस भी आप लगा सकते हो, ये अपने को ध्यान में रखना है। छोटा सा इस पे एग्जाम्पल भी है, M applies for equity shares of company on the basis of prospectus, जिसमें मिस स्टेटमेंट है। The shares are allotted to him, who afterward transferred them to N. Okay, उसने N को शेयर ट्रांसफर कर दिए। क्या N यहाँ पे एक एक्शन लेके आ सकता है क्या ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 37? तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई क्या यहाँ पर अफेक्टेड पर्सन के अंदर हमारा ये पर्सन भी हो सकता है क्या जिसको शेयर ट्रांसफर किए? क्या लगता है बच्चों लोगों को? M तो कर सकता था क्योंकि उसने डायरेक्टली कंपनी से शेयर परचेज किए, लेकिन N ने तो नहीं किए थे भाई। तो आंसर क्या कहता है? नहीं कर सकता है, बिकॉज उसने प्रोस्पेक्टस के ग्राउंड पे शेयर परचेज नहीं किए थे, वो M ने किए थे, बराबर से। और M ने शेयर N को ट्रांसफर कर दिए, आपने प्रोस्पेक्टस से भरोसा नहीं किया था तो आप एलिजिबल नहीं हो। हाँ, M अगर होता तो वो जरूर एलिजिबल होता, ये अपने को ध्यान में रखना था, पढ़ा हुआ पॉइंट है अपना, बराबर। फ्रॉड के लिए 447 अपने को पता ही है बच्चे लोगों को क्या उसमें पनिशमेंट होता है। 2 पार्ट आजकल कर दिए गए, आप लोग जानते हो, लेस देन 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर तो क्या करना है, इतना पनिशमेंट है, और इससे ऊपर है तो पनिशमेंट अलग हो जाएगा। ये थोड़ा सा अपन लोग ध्यान में रखेंगे, और पब्लिक इंटरेस्ट अगर इन्वॉल्व है तो ये फ्रॉड अपने को यही वाला पॉइंट जो है वो दे रखा है। चलिए, सेक्शन 42 सबसे पॉपुलर सेक्शन प्राइवेट प्लेसमेंट का है, खूब सारा प्रोविजन इसके अंदर है, 200 लोग मैक्सिमम होंगे, कैसे अलॉट करना है, क्या करना है, कब पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा, ये के ऊपर अपना था। एग्जाम्पल देखें, एक एग्जाम्पल इससे रिलेटेड भी है। Ruhi and her younger brother Sohit were offered jointly 1000 shares of 100 each by Somya Software Private Limited under issue of shares on private placement basis. ठीक है, from whose account the company is required to take subscription money for 1000 equity shares? तो Ruhi and her younger brother Sohit were offered jointly 1000 equity shares. तो according to first proviso of rule 14 कहता है ज्वाइंट होल्डर शैल बी पेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन जिसका नाम एप्लीकेशन में पहले लिखा हुआ है। तो अगर हम ये प्रिज्यूम्पशन लें क्वेश्चन के हिसाब से कि रूही का नाम अगर पहले है तो उसी के बैंक अकाउंट से पैसा देना पड़ेगा। जो भी 1000 शेयर हैं और 1000 रुपया है तो जो लाख रुपया होगा वो उसकी ही अकाउंट से पे होगा। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द कंपनी टू इंश्योर दैट मनी इज पेड फ्रॉम हर बैंक अकाउंट, नॉट फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ हर यंगर ब्रदर सोहित, क्योंकि ज्वाइंट शेयर होल्डर में क्लियर है जिसका नाम पहले लिखा हुआ है उसी के बैंक अकाउंट से सारी चीजें सेटल होनी चाहिए, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। फ्रेश ऑफर का लिमिट वेमिट टाइम लिमिट ये सब अपने को पता है, प्रोविजंस क्लियर हैं इसके एकदम से, खूब सारे प्रोविजन थे यहाँ पे, इतने ही एग्जांपल्स थे, ज्यादा एग्जांपल नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस मेरे ख्याल से काफी दे रखे हैं। तो आइए सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, ताकि आप मेरे साथ स्टडी मैट के जिन लोगों ने भी अब तक एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस नहीं देखे वो कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं। आइए जी, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया इर्रेगुलर अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, बताओ भाई। जहां सेक्शन 23 आपने फॉलो नहीं किया, पब्लिक और प्राइवेट प्लेसमेंट वाला, पब्लिक ऑफर वाला, फिर सेक्शन नंबर 26 जो प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स की बात करता है वो अगर आपने फॉलो नहीं किया, या सेक्शन नंबर 39 जो अलॉटमेंट के प्रोविजंस की बात करता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो आपने फॉलो नहीं किया, या आपने सेक्शन नंबर 40, ये तो 39 गई है दोनों, है ना, या सेक्शन नंबर 40 की जो प्रोविजन थे स्टॉक एक्सचेंज वाले वगैरह, परमिशन या अंडरराइटिंग कमीशन वाले, वो फॉलो नहीं किए तो आपका इरेगुलर अलॉटमेंट कहलाएगा। तो सेक्शन नंबर 23, 26, 39, 40 को अगर आप वॉलेट करते हैं तो इट इज अ मैटर ऑफ इरेगुलर अलॉटमेंट, ये आपको अपने आंसर में लिख देना है, बराबर। समझ गए बच्चे लोगों? लिख दोगे सब लोग, कोई टेंशन नहीं। चलिए अगले सेक्शन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, थ्योरी वाला। सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब बता दो, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बता दो क्या क्या है।
तो आप सब जानते हो शेल्फ प्रोस्पेक्टस स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनीज के लिए हैं। एक बार इश्यू करने के बाद 1 ईयर तक अगर आप दूसरी बार भी इश्यू करते हैं सब्सिक्वेंट इश्यू, तो आपको नया प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिएगा। सेम प्रोस्पेक्टस प्लस साथ में लग जाएगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जिसमें कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन में अगर कोई चेंज हुआ है, वहां तक में अगर नए चार्जेस क्रिएटेड अगर कंपनी ने कोई भी किए, या कुछ बड़ा मैनेजमेंट चेंज वगैरह कुछ प्रोविजन मतलब कुछ हुआ, तो वो आपको उसमें डालना पड़ेगा। ये सारा पॉइंट अपने को लिखना है। 1 साल तक का अपने पास टाइमिंग रहता है, 1 ईयर। ठीक है, सेकेंड या सब्सिक्वेंट के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम वो अटैच करोगे, फाइनेंशियल पोजीशन, न्यू चेंजेस क्रिएटेड हुए या और भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है तो वो आपको डालने हैं और उसकी इंटीमेशन देनी है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा प्रोविजन अपने को लिखना है और दोनों एक ही माने जाएंगे। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्लस शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज इक्वल टू मेन डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा, आप लोग जानते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ चंद्रा मैकेनिकल टॉयज लिमिटेड प्रपोज टू इश्यू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग टू द इक्विटी शेयर टू द कंपनी। रिपोर्ट साथ में कौन कौन सी अटैच करनी है बच्चे लोगों, इस पर अपने से क्वेश्चन पूछ लिया है कि क्या क्या रिपोर्ट साथ में प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच करनी पड़ती है। तो सेबी के हिसाब से इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोला है, आपको सिंपल बोला है कि सच रिपोर्ट डिसाइडेड बाय द सेबी इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब तक सेबी कोई इस तरह का अलग से स्पेसिफाई नहीं हो, तो सेबी एक्ट के अंदर जो रिपोर्ट्स के बारे में डिटेल दे रखी है वो सब आपको साथ में अटैच कर देनी। ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा प्रोविजन नहीं है इसके अंदर, ये आप लोग इतना ध्यान में रखने वाले हैं। ठीक है, यूनिक बिल्डर्स डिसाइड करता है 2.5% वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर अंडरराइटिंग कमीशन देने का, जबकि आर्टिकल्स खाली 2% का परमिशन देता है। बट ऑब्वियस व्हिच एवर इज लोअर, 2.5 और 2% ही देना है। ठीक है, फिर वो कमीशन के अंदर कैश में नहीं दे करके फ्लैट फॉर्म में देना चाह रहे हैं, गुड्स फॉर्म में देना चाह रहे हैं, बिल्कुल अलाउड है भैया, दे सकते हो, अपने को ध्यान में रखना है। तो बच्चे लोगों को डायरेक्ट प्रोविजन है, प्रोविजन पूरा लिख दिया। और फाइनली हम लोग 2% से ज्यादा दोगे तो इनवैलिड हो जाएगा, 2% ही देना है। आर्टिकल्स में चेंज तो किया नहीं है, कर सकते थे आप। फ्लैट की जहां तक देना चाह रहे हो तो कहीं पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है मोड ऑफ पेमेंट का, तो बिल्कुल आप फ्लैट भी दे सकते हो भाई, चलेगा। हमको प्रोसीड में से या प्रॉफिट में से देना चाहो तो दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, PQR Bakers Limited wants to raise fund from upcoming project. Accordingly, it has issued private placement offer letter. Equity shares 55 लोगों को इश्यू कर रहा है भैया, which 4 are qualified institutional buyer और remaining individual है बच्चों। प्राइवेट प्लेसमेंट लग रहा है अपने को, तो उसमें QIBs और जिनको आपने ESOP में दिया है वो काउंट नहीं होते। तो 55 लोगों में से 4 लोगों को तो काउंट ही नहीं करना है, तो एक तरह से आपने 51 लोगों को इश्यू किया है, बराबर। ठीक है, आगे क्या बोला इन्होंने, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर अंडर दिस ऑफर कंपनी इशूड एक और प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था, तब तक आपने एक और इश्यू कर दिया, और वो किया 155 लोगों को, 155। अच्छा, इन देयर इंडिविजुअल नेम फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, बच्चों समझना। लेकिन ये 155 ये जो आपने इश्यू किया था ये तो इक्विटी शेयर्स था, ये जो इश्यू किए हैं ये सारे के सारे डिबेंचर्स हैं। तो क्या इनको काउंट करना है क्या 200 के अंदर, या हर कैटेगरी में 200 तक की लिमिट थी, क्या कहते हो? बीइंग अ पब्लिक कंपनी इज इट पॉसिबल कि क्या वो प्राइवेट प्लेसमेंट में जाए? यस, 23 परमिशन देता है। बाय डूइंग सो वेदर द कंपनी इज इन कंप्लायंस, क्या कंपनी ने यहां पे प्रोविजन फॉलो किए हैं, या इसको पब्लिक ऑफर मान लिया जाए कि यार 155 प्लस 51 भी अगर करो तो वैसे देखो तो लिमिट क्रॉस हो गई, अगर 4 को काउंट नहीं भी करूं तो भी लिमिट क्रॉस है। What if the offer of debenture is given after allotment of equity share but within the same financial year? 3-4 चीजें बच्चों बढ़िया पूछी है इन्होंने, आइए देखते हैं। 42 क्लियर बोल दिया कि प्राइवेट पब्लिक कंपनियां दोनों कर सकती हैं। ऑफर शेल मेड नॉट टू द पर्सन 50 और सच हायर नंबर, जो अब 200 हो चुका है बच्चे लोगों, क्लियर था हमारा, इसमें QIBs और ESOP को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, और सबके लिए टाइम लिमिट हो गई, क्लियर बोल दिया हु कैन बी ऑफर सिक्योरिटीज, तो दिस लिमिट शुड बी काउंटेड सेपरेटली। 200 लोगों की जो लिमिट है वो सबके लिए सेपरेट है। इक्विटी वाले 200, प्रेफरेंस वाले 200 हो गए, डिबेंचर्स वाले 200 हो गए, अलग अलग हैं। फिर इन्होंने ये भी बोल दिया कि इन्विटेशन मोर देन प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पर्सन अगर हुआ तो फिर इसको पब्लिक ऑफर माना जाता है। सारा प्रोविजन बच्चों एक साथ इन्होंने पहले समझा दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अपन आंसर पे बात करें तो इन द गिवन केस, बच्चों यहां से यहां तक समझना, PQR Bakers Limited दो पब्लिक कंपनी बट द प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोविजन अलाउड टू इवन अ पब्लिक कंपनी, चलेगा। अब कंपनी ने 55% को दिया, जिसमें से 4 QIBs है, तो हम ये ऑफर 51 की मानेंगे जो विद इन द लिमिट ऑफ 200% है। सो दिस इज एब्सोल्युटली वैलिड, अप्लाई कर रहे हो।
आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सेकेंडली, आप जो अलॉट कर रहे हो डिबेंचर्स का कर रहे हो बिफोर कंप्लीटिंग द अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑफर। अब प्रॉब्लम यहां पे वो नहीं है कि आपने लिमिट क्रॉस कर दी, प्रॉब्लम ये है पहला वाला कंप्लीट हुआ नहीं और आपने दूसरा ऑफर कर दिया। सेकेंड ऑफर डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ 42, समझ रहे हैं? और इसीलिए द ऑफर गिवन बाय द कंपनी विल बी ट्रीटेड एज पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा इस चीज को, बिकॉज आपने यहां फर्स्ट को कंप्लीट हुए बगैर ही दूसरा ऑफर इश्यू कर दिया है। इन केस द कंपनी गिव्स ऑफर फॉर डिबेंचर इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, लेकिन इक्विटी के बाद में अगर करती तो दोनों के दोनों प्राइवेट प्लेसमेंट माने जाते बच्चों। ये प्रोविजन बहुत जबरदस्त है, ध्यान रखोगे। अगर पहला कंप्लीट होने के बाद आप दूसरा करते और चूंकि डिबेंचर्स का है डिफरेंट है, तो वो पहले इक्विटी शेयर्स का था, दोनों ही प्राइवेट प्लेसमेंट होते। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे सबसे बड़ी क्या हो गई है कि ये क्यों प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं माना जा रहा है, बिकॉज पहला कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही आपने दूसरा इश्यू कर दिया है। इस वजह से ये पब्लिक ऑफर काउंट हो जाएगा, सेक्शन वॉलिड हुआ। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे जैसा स्टडी मेट हमारा कहता है। चलिए, how does the Companies Act regulate and restrict the following matters in respect of company going for public issue? Minimum amount stated in prospectus 90% वाला अपना जो पॉइंट है वो अपने को लिख देना है बच्चे लोगों। और एप्लीकेशन मनी पेबल तो हम शेयर कितना लिखोगे 5%, सेबी का 25% है वैसे तो। डायरेक्ट प्रोविजन है बच्चे लोगों, एप्लीकेशन मनी 5% या सेबी जो भी प्रेस्क्राइब करे अपने को पता ही है कितना टाइम में आ जाना चाहिए, पूरा प्रोविजन आपको लिख देना है। मिनिमम अमाउंट का पूरा जो प्रोविजन है वो इन्होंने यहाँ पे समझा दिया है, वो पूरा आप लिखोगे कि कौन डिफॉल्टर रहेगा क्या रहेगा, वो सब अपने को डायरेक्टली समझा देना है। पूरा प्रोविजन 15 डेज के अंदर क्लोजर से आ जाना चाहिए, नहीं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 60 डेज में पैसा वापस करना पड़ेगा वाला जो पूरा प्रोविजन है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पेनल्टी भी लिखी है इन्होंने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं बच्चे लोगों, क्या लिखा है? The board of directors of Reckless Investment Limited, having registered office in Mumbai, allotted equity share of 550 invested to the company without issuing a prospectus. Okay. इक्विटी शेयर अलॉट कर दिए इन्होंने 550 लोगों को, नो प्रोस्पेक्टस इश्यूड, नथिंग वाज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो वही वाला क्वेश्चन हो गया, रेमेडी अवेलेबल क्या है इन्वेस्टर के पास में? भाई आपने तो प्रोविजन तोड़ दिए यहाँ पे और 200 से क्रॉस कर दिया है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट तो है नहीं, पब्लिक ऑफर है, उसमें भी प्रोस्पेक्टस आपने दिया नहीं है। तो यहाँ पे द कंपनी हैज वॉयलेटेड द अबव प्रोविजन, देयरफॉर द अलॉटमेंट मेड इज वॉइड and the company will be required to refund the entire money received and will also punishable under 26(9). समझ गए? क्लियर वॉयलेशन हो गया भाई, यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अगले पे चलते हैं, 1 मिनट रुकिएगा भाई, इधर क्या चक्कर हो रहा है थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए अगले प्रोविजन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों। सेक्शन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 भाई, सेक्शन 8 गया। An allotee of shares in a company brought action against a director in respect of false statement made in the prospectus. ओके, डायरेक्टर कह रहा है, वही वाला क्वेश्चन है बच्चों की, उसने तो प्रमोटर के ऊपर भरोसा किया था, सेम क्वेश्चन रिपीटेड मारा, अब ये भी अपन ने किया। नहीं बोल सकता रे भाई, सीधी बात है, तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनने वाला है, बता दो कि कौन फ्री होता है, सिर्फ किस केस में आप फ्री हो वही आपको बताना है बराबर से। अगर आपने रिलाई किया होता, एक्सपर्ट दिया उसके नॉलेज के ऊपर, या आपने कंसेंट विड्रॉ कर लिया होता और पब्लिक नोटिस दे दिया होता, तो आप बचते, अदरवाइज नहीं बचने वाले हो बराबर। तो 34 क्रिमिनल में कैसे बचोगे, 35 सिविल में कैसे बचोगे, दोनों प्रोविजंस आपको दे रखे हैं, अपने को पता ही है। नंबर 9 क्या कहता है? सुदर्शन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड वाज डीलिंग इन एक्सपोर्ट फॉर रबर टू a specified foreign countries, company willing to purchase rubber trees in AP state, Andhra Pradesh. The prospectus issued by the company contains some important extract from the expert report and number of trees उन्होंने prospectus में छापे, जबकि रिपोर्ट गलत थी एक्सपर्ट की। मिस्टर आलोक जिसने शेयर परचेस किए इस कंपनी के और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट रिपोर्ट, है ना, विल मिस्टर आलोक एनी रेमेडी अगेंस्ट द कंपनी? स्टेट ऑल्सो बताओ जब भी एक्सपर्ट लाइबल नहीं होता है। 2 क्वेश्चन पूछ ली, सेम क्वेश्चन अपने नोट्स में अपन ने पढ़ा हुआ है। तो 35(1) में पहले तो हम बता देंगे पूरा का पूरा कि भाई अगर कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है तो बिल्कुल पर्सन कॉम्पनसेशन के लिए केस कर सकता है ना।
बेसिस ऑफ एक्सपोर्ट रिपोर्ट उसने परचेज किए, तो आलोक कैन क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेजेस ही माइट हैव सस्टेन्ड फ्रॉम द परचेज ऑफ शेयर व्हिच हैज नॉट बीन मेंशन इन द गिवन केस। हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया लॉस कितने हैं, अदरवाइज क्लेम कर सकता था। Further, section 35 also mentioned punishment prescribed by section 36, punishment for fraud under 447। वो अपने को पता ही है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सिविल के अंदर, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बना भी दी है 35, क्योंकि एक्सपर्ट के अगेंस्ट में बच्चे लोगों वैसे भी क्रिमिनल केस नहीं होता है, सिविल ही होता है, अपने को पता है। फिर एक पूरा पोर्शन जहां एक्सपर्ट को आप बचाते हो, 26(5) में अपन ने पढ़ा, जहां उसने कंसर्न ही नहीं दिया था, एक्सपर्ट गई है। 35(2) के अंदर जब वो कह दे बिना मेरे कंसर्न की वो पब्लिक नोटिस दे दे, ठीक है, या ऐसी कोई चीज एक्सपर्ट की एक्सपर्ट रिपोर्ट में नहीं दी, एक्सपर्ट रिपोर्ट में गड़बड़ है, तभी आप उसको फ्री कर सकते हो, बराबर, मतलब तभी आप उसको लायबल कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं कर पाओगे। या 35(2)(c) के अंदर अगर वो ये बोल दे कि भाई जो भी मैंने दिया वो करेक्ट कॉपी ऑफ सम स्टेटमेंट था, आपको याद है मैंने कहा था गवर्नमेंट की कोई स्टेटमेंट से उसने वो इंफॉर्मेशन ली थी, वो अगर ये प्रूव कर देता है कि भाई उसको ये बिलीव था कि ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो वो अपने आप को बचा सकता है, अदरवाइज नहीं बचा पाएगा। ये चीज अपने को आंसर में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ वैलिडिटी बताना है, आर्टिकल्स के अंदर से बच्चों अंडरराइटिंग कमीशन का 4% बोला हुआ है, जबकि बीओडीज डिसाइड करते हैं 5% का नॉट वैलिड होगा भाई, विच एवर इज लेस से ऊपर आप नहीं दे सकते, इनवैलिड होगा। तो खूब क्वेश्चन अपन ने इसके देख लिए, तो अल्टीमेटली अंडरराइटिंग कमीशन पे खूब क्वेश्चंस बन रहे हैं, मिस स्टेटमेंट पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो बढ़िया तैयारी आप करके जा सकते हैं इसके लिए, बराबर। तो ये एक पोर्शन अपना और खत्म हो जाएगा 42 तक, याद रखिएगा डिटेल रिवीजन नहीं है ये, यहां मैं इस वक्त आपको करवा रहा हूं स्टडी मेट के जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सब के सब एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, और इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं सेक्शन नंबर 1 से लगा करके 71 तक का हमारा पूरा पोर्शन। चलिए आखिरी पोर्शन हमारे पास आ गया, जहां सेक्शन नंबर 43 से लगा के लगभग 71 तक के सेक्शंस के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कवर हैं। आइए इसके ऊपर भी बात शुरू करेंगे फटाफट से। इंट्रोडक्टरी पार्ट इन्होंने बोल दिया। अच्छा, अभी जो हमारे सीए के स्टूडेंट है भाई, तुम्हारे ऊपर इस चैप्टर से ये सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, तुमको पता ही है, इसलिए मैंने 71 ही बोला है। 44, 45, 60, 65, 72 आर नॉट एप्लीकेबल। चलिए, तो शेयर कैपिटल पे ही पहला हमारा एग्जांपल यहीं से बन गया। सन बेकर्स लिमिटेड ऑथोराइज कैपिटल 50 लाख, फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपया है। In this case, we can say, it can said that the company has 5 lakh shares of 10 each. It can be said that the company has 5 lakh share of 10 each है, ये क्या है? अच्छा, ओके, ऑथराइज शेयर कैपिटल 50 की है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 5 लाख एट द रेट ऑफ 10 हो गया। When these share either in part or whole are allotted to various person on the date of allotment, तो they are called shareholders of the company। आप लोगों को पता है अच्छी तरह से। स्टॉक का मीनिंग क्या है बच्चों, ये भी आपको अच्छी तरह पता है। जहां अनएग्रीगेट अमाउंट होता है, अकाउंट्स में आप पढ़ करके आए हो, शेयर्स को जब फुल वैल्यू नॉमिनल वैल्यू में नहीं होकर के किसी भी और वैल्यू में मनी में चेंज कर देते हो, तो आपका स्टॉक कहलाता है। एग्रीगेट वैल्यू में नहीं होता है, जब वो मतलब 10 रुपीज की जगह पे किसी वैल्यू ऑफ अमाउंट के अंदर अगर है तो स्टॉक कहलाता है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल सब आपको पता है पहले से। डीबीआर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर पढ़ के जाना है बच्चों, बता देता हूं, अलग से जब सेक्शन रिवीजन लूंगा तब इनको लेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका डीबीआर और उसकी सारी की सारी कंडीशंस। हाँ, कंटेंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। सारे एग्जांपल्स क्वेश्चंस हम लोग देख रहे बच्चे लोगों इस पूरे सेशन के अंदर। मैं बढ़ता जा रहा हूं आगे। 47 वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट्स, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। कॉल्स पे एग्जाम्पल 49, 50, 51 पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। मून स्टार मशीनरीज लिमिटेड, मून स्टार मशीनरीज लिमिटेड की एक बात करी है इन्होंने, और इन्होंने बोला है ऑथोराइज बाय आर्टिकल्स टू एक्सेप्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ अनपेड कैपिटल। ये अपन ने किया हुआ है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस तरह का है, ठीक है। फिर क्या बोला इन्होंने, रिमेनिंग अनपेड कॉल्स फ्रॉम एनी मेंबर इवन इफ नो पार्ट ऑफ दैट अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अपॉन बाय इट, ठीक है। Anand, the shareholder deposited in advance the remaining amount due on his partly paid up shares without any call being made। कंपनी ने कोई कॉल मंगाई नहीं थी, फिर भी उसने दे दिया है, और कंपनी के आर्टिकल परमिशन देते हैं कि नहीं मंगाओ तभी कोई दे सकता है, तो उसके राइट्स पूछे होंगे। इन व्यू ऑफ ऑथराइजेशन अगर आर्टिकल्स करता है तो बिल्कुल कंपनी एडवांस एक्सेप्ट कर सकती है भैया, ठीक है, दिस इज वैलिड ट्रांजेक्शन। अगला क्या कहता है, हाँ, कोरिएंडर मसाले लिमिटेड
हैज इशूड 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, इसमें से 6 रुपीज जो है वो कॉल्ड और अलॉटमेंट के साथ मंगाया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज येट टू बी मेड है। रीना जिसके पास में 10,000 शेयर है, उसने 10 रुपया पहले ही दे दिया, कॉल्स इन एडवांस। इन द अपकमिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शी वांट्स टू एक्सरसाइज हर वोटिंग राइट एज ओनर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर। अच्छा जी, क्या बात है, 4 रुपये एक्स्ट्रा दिया, वो चाहती है वोटिंग राइट भी पूरे उसको मिले। वही आप लोग जानते हो पोलिंग के अंदर तो शेयर कैपिटल के हिसाब से होता है, तो वो चाह रही है जब 10 रुपया पूरा दे दिया तो पूरे के हिसाब से मिले। नहीं मिलेंगे भाई, एक्स्ट्रा पैसा देने पे आपको कोई एक्स्ट्रा वोटिंग राइट नहीं मिलते, सिर्फ आपको उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। रेस्ट्रिक्शन विल कंटिन्यू जब तक कंपनी 4 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मंगवा लेती और बचा हुआ बाकी सबसे, तब तक आपको भी 6 रुपीज के हिसाब से वोटिंग राइट्स मिलेंगे, न कि 10 रुपीज के हिसाब से। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 52 से 55 जबरदस्त सेक्शंस काम करते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, आप लोग सब जानते हो, जिसमें सारी चीजें आ जाती है हमारी। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्काउंट पे, प्रीमियम पर, स्वेट इक्विटी शेयर, सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाते हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सब कुछ कवर होता है। तो इन्होंने क्लियर पूछ लिया आपसे प्रीमियम के ऊपर। शेयर हैविंग फेस वैल्यू 10 का है, 14 में इशू किया, तो हम बोलेंगे प्रीमियम पर किया है भैया आपने। ठीक है, मैक्सिमम प्रीमियम का कोई रेट नहीं है। शेयर का फेस वैल्यू है 5 रुपया, 4 पे इशू किया है, 1 रुपया डिस्काउंट है। आजकल डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होते हैं एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है। प्रीमियम के यूजेस बच्चों 133 में कवर और नॉट कवर पढ़ के जाना है अच्छे से अपने को, बराबर। जो कंपनियां 133 में कवर रहेंगी उनमें 3 जगह पे यूज होता है ना, बराबर। बोनस शेयर्स के लिए, रिटर्न ऑफ जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, सॉरी कमीशन वगैरह के लिए, और बायबैक के लिए। अदरवाइज 5 जगह पे यूज हो सकता है, प्रिलिमिनरी के लिए भी, और रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे अगर कोई प्रीमियम दिया है तो उसके लिए भी यूज होता है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसके अंदर अपने को ध्यान रखना था। ठीक है, 53 प्रोहिबिशन वगैरह सब कुछ अपने को पता है। स्वेट इक्विटी के अलावा आजकल शेयर जो हैं वो डिस्काउंट पर इशू नहीं होते हैं। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स पता ही है अपने को, एम्प्लॉइज को और डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं नो हाउ के लिए, टेक्निकल नॉलेज के लिए, वैल्यू एडिशंस के लिए। वो सारी बातें थी हमारी। स्वेट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। 3 साल का लॉक इन पीरियड है, एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है इनके लिए, बेच नहीं सकते शेयर्स को, याद रखोगे। चलिए, एग्जाम्पल नहीं है इस पे कोई अपने पास, यहाँ पे तो क्वेश्चंस होंगे तो जरूर करेंगे। 55 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एक एग्जाम्पल है। During the current financial year, the board of directors of Venti Lifestyle Garment Limited is to undertake redemption of 20,000 preference share of 100 each at a premium of 20 rupees per share. It is made out of the accounts department that profit are sufficient to meet the ensuing liability arising out of redemption of preference share at premium. आप कर सकते हो। तो इन दिस केस अमाउंट जो अपन सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे वो तो 20 लाख रुपीस का होगा। 100 रुपए के हिसाब से जो 20,000 प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो तो आप सीआरआर बना दोगे उसका और वहां से कर दोगे। और बाकी प्रीमियम जो है वो देयर इज नो नीड टू ट्रांसफर सीआरआर अकाउंट एनी अमाउंट पेड टुवर्ड्स प्रीमियम। प्रीमियम का अरेंजमेंट अपन अलग से कर दे, नया इशू से भी कर सकते हैं या प्रॉफिट में से भी कर सकते हैं, लेकिन सीआरआर में उतना ही अमाउंट जाएगा जो फेस वैल्यू रहेगा रिडेम्पशन का, ये अपने को ध्यान में रखना होता है, बराबर। चलिए जी, ये सब भी हो गया, ये सब भी हो गया, कोई खास बात नहीं है। 59 बचे लोगों, ट्रांसफर ट्रांसमिशन की बात करता है। इस पे कोई एग्जांपल देख लें, ये रहा। हिमांशु हैज रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम चैतन्य प्रोग्रेसिव बुक्स प्राइवेट लिमिटेड on 7th August intimating that Shefali has submitted a transfer deed जिस पे ड्यूली साइन है बाय हर, और ट्रांसफर 500 पार्टली पेड अप शेयर है। याद है आपको कि अगर पार्टली पेड अप शेयर के लिए एप्लीकेशन जाती है और फॉर्म अगर ट्रांसफरर की तरफ से जाता है तो ट्रांसफरी को एक नोटिस इशू होता है, उसको बताने के लिए भी पार्टली पेड अप है। हिमांशु एज ट्रांसफरी मस्ट रेज हिज ऑब्जेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्शन करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। प्रपोज ट्रांसफर ऑफ फुली पेड अप शेयर, 14 डेज का टाइमिंग इसमें रहता है, तो 7 अगस्त है, 21 अगस्त तक का आपके पास में टाइमिंग रहेगा। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप कर सकते हैं, ये अपने को अच्छी तरह से पता है। ठीक है, बराबर। डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट का टाइमिंग बच्चों पढ़ के जाना, एमसीक्यू में आ सकता है। सब्सक्राइबर्स नए के लिए 2 महीना है, अलॉटमेंट के बाद भी 2 मंथ्स है। ट्रांसफर के केस में 1 मंथ है जब भी आपने इंटीमेशन किया, और डिबेंचर्स के अंदर हमारा 6 मंथ्स रहता है अलॉटमेंट की डेट से, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, फिर अगला एग्जाम्पल बच्चों एक और अपने सामने, एग्जाम्पल्स खूब है अपने पास। Richard Daniel, after having obtained succession certificate, succeeded 7,000 shares. Okay.
सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल गया। 7,000 शेयर ऑफ 100 ईच अलॉटेड टू हर लेट फादर अलेक्जेंडर डेनियल बाय स्पीड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ओके, फादर की डेथ हो गई है, इनको शेयर्स मिल रहे हैं रिचा को। टू पे ऑफ द डेप्ट ऑफ हर कजन Cecily, she wants to transfer whole of 7,000 share to her on the basis of duly stamped instrument of transfer which has been signed by her as well as Cecily. Okay. शेयर एक्चुअल में उसके फादर के हैं जो एज लीगल हेयर उसके नाम पे ट्रांसफर हो रहे हैं और वो अपना लोन चुकाने के लिए ये सारे शेयर जो है वो अपनी कजन को ट्रांसफर कर रही है। तो बिल्कुल क्या वो ऐसा कर सकती है? जी हां, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। उसको परमिशन दी है हमने कि जैसे डेथ के केस में जैसा शेयर होल्डर शेयर को ट्रांसफर करता, अगर वो खुद जिंदा होता वैसे ये कर सकती है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 56 ऑन रिसिप्ट ऑफ ड्यूली स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर डीड लगानी पड़ेगी, साथ में सक्सेशन का सर्टिफिकेट भी जाएगा, दोनों पार्टीज के साइन हो गए। तो इवन रिचा डेनियल लीगल हेयर है अलेक्जेंडर की और वो खुद अभी तक 7,000 शेयर की होल्डर नहीं है, फिर भी लॉ उसको पावर देता है कि वो ट्रांसफर कर सकती है, बिल्कुल वैलिड ट्रांसफर मानी जाएगी। कि अपने को ध्यान में रखना है। हाँ, एज अल्टरनेटिव वो ये भी कर सकती थी कि अपने नाम पे शेयर ट्रांसफर करवा लेती, बिल्कुल वो करवा सकती थी और उसके बाद ट्रांसफर करती तो भी हमको चलता। ठीक है, तो चलता है, यहां पे ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल चलता। देयर इज नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसफर डीड। खुद को ट्रांसफर करने होते हैं तो ट्रांसफर डीड देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब सक्सेसर अपने नाम पे शेयर ट्रांसफर लेता है, अपने पढ़ा हुआ है ट्रांसमिशन के केस में, तो कोई ट्रांसफर डीड की जरूरत अपने को नहीं होती है। तो नॉमिनी के पास में दो पावर है लीगल हेयर के पास, या तो खुद के नाम पे ट्रांसफर कराए तब तो ट्रांसफर डीड नहीं चाहिए, या किसी और के नाम पे वो ट्रांसफर कर सकता है, उसी वक्त में कर सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देन कंपनी बिल्कुल उसको ट्रांसफर कर सकती है, ध्यान रखोगे। ट्रांसमिशन के पॉइंट्स अपने पड़े हुए हैं सारे के सारे। फ्रॉस्ट ट्रांसफर हमारा सबसे जोरदार पॉइंट है, आप लोग सब जानते हो, इस पे क्वेश्चन किया हुआ है हम लोगों ने। क्या करना है, रियल ओनर का नाम वापस से आ जाएगा और जो हमारा यहाँ पे इनोसेंट पर्सन है वो कंपनी से डैमेजेस लेगा और कंपनी उस फ्रॉड करने वाले से डैमेजेस रिकवर कर लेगी। ये पूरा पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। ट्रांसफर से रिफ्यूजल वाला सेक्शन 58 बहुत जबरदस्त है पॉइंट्स के हिसाब से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 61 से 68 पूरा ऑल्टरेशन का पॉइंट है हमारा। एग्जाम्पल 9, इफ अ कंपनी अनाउंस राइट इश्यू कर रही है बच्चों 1:10 के अंदर, मतलब हर 10 पे 1 शेयर एक्स्ट्रा दे रही है। क्वेश्चन आ चुका है, बोनस में भी ऐसे ही करना है, 1 पे 10 नहीं 10 पे 1 दे रहा है, जिसके पास भी 10 होंगे उसको एक एक्स्ट्रा शेयर हम दे रहे हैं। तो यूजुअली प्राइस एट विच द न्यू शेयर आर इशूड बाय वे ऑफ राइट इशू लेस देन मार्केट प्राइस से कम रहता है, ये अपने को पता रखना है, सिंपल सी बात थी। चलिए, तो राइट शेयर का 62 वाला सेक्शन हमारा बहुत जबरदस्त है, अच्छे से इसको पढ़ के जाना है। मेन डिवीजन में मैं लूंगा इसको, अभी हम लोग एग्जांपल्स और क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। फिर से आपको बता दूं एग्जांपल 10 क्या कहता है। अ कंपनी लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंटेंड टू ऑफर इट्स न्यू शेयर टू द नॉन मेंबर। ओके, द एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द कंपनी कंसीडर सच ऑफर एज इनवैलिड इन व्यू ऑफ प्रोविजन कंटेंट 62(1)(a। हाउएवर कंपनी प्रोहिबिट नहीं है, 62(1)(c) के हिसाब से नए बंदे को दे सकती है अगर कंपनी कंडीशंस पूरी कर ले उसकी, जैसे स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह आपको पास करना है तो 62(1)(c) के हिसाब से आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। नॉन मेंबर को अपने पढ़ा हुआ है बराबर। बोनस शेयर बच्चे लोगों 63, पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, बहुत पॉपुलर चीज आती है इसकी भी। XYZ लिमिटेड डिक्लेयर बोनस शेयर इन द रेशियो 1:5, मतलब हर 5 पे 1 शेयर दे रहे हो आप। 1 बोनस शेयर फॉरवर्ड में आपको मिलेगा अगर आपके पास ऑलरेडी 5 शेयर हैं, ये आप लोग ध्यान रखोगे बराबर। चलिए, लार्ज द होल्डिंग जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा बोनस शेयर मिलेंगे, अपने को पता ही है अपने को। ठीक है, चलिए, तो ऑल्टरेशन का नोटिस आरओसी को देना होता है, इसके ऊपर हमारा पॉइंट था। 66 रिडक्शन वाला पॉइंट है, बहुत जबरदस्त वाला। इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स ऑफ 10 rupees, a company has called only 7 per share and the same has been paid by all the shareholder. नाउ कंपनी रिमेनिंग 3 को अब नहीं मंगवाना चाह रही है और रिड्यूस करना चाह रही है, तो कर सकती है भाई, उसी को पार्टली पेडअप को फुली पेडअप मान ले और 7 rupees पे शेयर फुली पेडअप कर ले, चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोई जनरल एंट्री का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको चेंज करना है अपना ऑथोराइज कैपिटल और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, परमिशन लेना ट्रिब्यूनल से, पूरा इसका प्रोसीजर है, पूरा फॉलो होगा। 67 बहुत जबरदस्त सेक्शन हमारा। कोई कंपनी अपने शेयर्स परचेज करने के लिए किसी को लोन प्रोवाइड नहीं करेगी एक्सेप्ट सम कंडीशंस, वो अपने को ध्यान में रखनी है, जिस पर मेनली क्वेश्चन बनता है, अभी आ जाएगा क्वेश्चन भी। फिर हमारा बायबैक की कंडीशंस पे क्वेश्चन आ गया बच्चे लोगों। 68 पूरा बायबैक के ऊपर क्वेश्चन अभी देख लेंगे, दे रखे हैं आपको सारे, यहाँ पे बात करेंगे।
69 इसी का पार्ट है। सीआरआर में अमाउंट जो ट्रांसफर होता है, सेक्शन 70 प्रोहिबिशन का पार्ट। 71 पे डिबेंचर्स, क्या बात है, छोटा सा एग्जांपल लगाएं। द नेम 10% डिबेंचर का मतलब होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगी जब तक मैच्योरिटी नहीं हो जाती। छोटा सा एग्जांपल ना, एग्जांपल 14, और बाप रे बड़ा एग्जांपल। सिग्मा कंप्यूटर्स लिमिटेड डिजायर टू बोरो 50 lakh फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग 7% डिबेंचर्स। It is intended that each unit of debenture shall be rupees 100. Okay. Thus it can issue 50,000 debentures of 100 each हो गया, 7% rate of interest हो गया, can be paid every quarterly, आपको पे करना है जैसा भी इन्होंने डिसाइड किया रहेगा बराबर से। Are issued for 6 year duration and the principal amount shall be repaid by the end of 6 year. Okay. The terms of issue may when allow repayment of principal amount on equally yearly installment भी आप कर सकते हो, which case of portion of debenture shall be redeemed on yearly basis. And the company shall require to pay interest only on outstanding amount. The debenture holders may also be given an option to converting debenture into equity share, convertible रहे होंगे. The Sigma Limited is able to borrow a large sum of money from different borrower with the help of debenture, and it is not required to approach a single borrower. एक के बाद जाके बड़ा ले उसकी जगह डिबेंचर इशू कर दे। तो इशू ऑफ डिबेंचर इसीलिए है कि भी एक से बोरो नहीं करके आपने छोटे छोटे पार्ट में बहुत लोगों से बोरो कर लिया, ओनरशिप भी हमारी नहीं गई, अपने को ध्यान में रखना है। तो ठीक है, छोटा सा एक तरीका है। चलिए जी, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। पिछली बार डिबेंचर ट्रस्टी पे क्वेश्चन आ गया था, आने के चांसेस कम है, बट फिर पढ़ के जाना है सारी कंडीशंस को। एग्जांपल्स नहीं के बराबर दिख रहे हैं। समरी आ गई। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं ताकि हमारा पूरा क्वेश्चन ये खत्म हो जाए बच्चे लोगों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खूब सारे क्वेश्चंस हैं, सारे करेंगे ताकि एकदम मजबूती के साथ आपकी तैयारी हो जाए। VRS कंपनी लिमिटेड इज होल्डिंग 45% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर इन SV कंपनी लिमिटेड। हमारे नोट्स में ऐसा क्वेश्चन है। अब ये जो SV कंपनी है जिसमें VRS का 45% है, वो चाहती है नया शेयर इश्यू करना। सेम क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड करते हैं कि वो सबको देंगे, लेकिन ये VRS को नहीं देंगे बिकॉज उनके पास पहले से 45% है। अब इनको लग रहा है हायर हो गया तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बन जाएगा, जबकि आर्टिकल्स के अंदर कंपनी के क्लियर लिखा हुआ है कि जब भी आप नया इश्यू करेंगे तो पहले एग्जिस्टिंग वालों को पूछेंगे। तो आप सारे एग्जिस्टिंग वालों को पूछ रहे हो सिवाय VRS कंपनी लिमिटेड को, तो ये तो गलत है भाई, बिल्कुल गलत है, प्रोविजन का वॉल्यूशन है यहाँ पे। तो आपसे हमने पूछा बताओ भाई SV कंपनी ने सही किया गया VRS को नहीं देकर के? बिल्कुल गलत किया है। 62(1)(a बच्चों समझा देना है राइट शेयर का आपको पूरा प्रोविजन, और यहां पे आप किसी एक जने को बाहर रखते हो तो एब्सोल्युटली रॉन्ग डिसीजन है यहाँ पे। ये देखो क्लियर बोल दिया, ये नॉट टू ऑफर काउंट होगा। भले ही उनके पास है तो है, हायर शेयरिंग होल्डिंग हो जाएगी तो हो जाएगी, दिस इज नॉट अ वैलिड बेसिस, तो ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा, अपने को ध्यान में रखना है। नंबर 2, द डायरेक्टर ऑफ मार्स मोटर्स लिमिटेड डिजायर टू ऑल्टर कैपिटल क्लॉज। 61 वाला प्रोविजन बच्चे लोगों पूरा का पूरा जो अपने मेमोरेंडम वाले चैप्टर के साथ दिया हुआ है, तरीके पूरे के पूरे आपको लिख देने हैं इसके अंदर, वेस्ट सारे के सारे लिख दोगे। 5 तरीके आपको दिए हैं कैसे आप ऑल्टरेशन कर सकते हो। ऑथोराइज कैपिटल में ऑल्टरेशन होता है, इसमें इंक्रीज करके कंसोलिडेट कर सकते हो, लार्ज को छोटे, छोटे को बड़े के साथ स्टॉक में कन्वर्ट करके कर सकते हो, सब डिवीजन स्मॉलर अमाउंट में आप कर सकते हो, या ऑथोराइज कैपिटल का कोई पार्ट आप कैंसिल भी कर सकते हो, इससे चेंज हो जाएगा, सीधा सा तरीका था। नंबर 3, रमेश है रेजिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली, एक ट्रांसफर डीड भेजता है ड्यूली साइंड बाय हिम एज अ ट्रांसफरी, ओके, and his brother Suresh as a transferor for registration of transfer of share of Rian Entertainment Private Limited, registered office of Mumbai। जबकि उसके पास में 4 महीने बीतने के बाद भी शेयर सर्टिफिकेट नहीं आया, जबकि या तो नो में रिप्लाई होता है तो 30 डेज में आता है, सर्टिफिकेट होता है तो भी 1 महीने में आ जाता है। तो he lodged a criminal complaint in the court of New Delhi, decide under the provision of Companies Act। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा है कि न्यू दिल्ली कंपिटेंट है क्या? अपने नोट से पढ़ा हुआ बच्चों, याद रखिएगा जहां शेयर होल्डर रहता है वहां केस नहीं होगा। एक्चुअली में जो यहां पे कॉज क्रिएट हुआ वो मुंबई में हुआ है, जब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, क्योंकि सर्टिफिकेट वहीं से इशू होना था। तो जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है मुंबई, वहीं पे ये केस फाइल हो सकता है। तो जुरिस्डिक्शन एरिया इज मुंबई नॉट दिल्ली, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये देखो, कोर्ट ऑफ दिल्ली इज नॉट कंपिटेंट, आपको मुंबई में केस करना पड़ेगा, सीधा सा पोर्शन है अपना। किया हुआ क्वेश्चन अपन ने, ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट सिल्वर रोबोटिक्स लिमिटेड इज अनेबल टू रिडीम एक्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर। बच्चों वो एक्सेप्ट, वो जो अपना अल्टरनेटिव मेथड था कि अगर आप रिडम्पशन नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप एक काम कर सकते हो, कंसेंट लेकर के आप
पुराने के बदले नए डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, सॉरी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। तो रिडीम नहीं कर पा रहे हैं 10,000 प्रेफरेंस शेयर 10 लाख रुपए का, एज पर टर्म्स ऑफ इशू दे नीड टू बी रिडीम विद इन नेक्स्ट 2 months। ओके, डिड नॉट हाउएवर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इन्होंने कभी डिविडेंड के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, सब कुछ बढ़िया है, बस देने को अभी पैसा नहीं है। रेमेडी क्या अवेलेबल है बच्चों 55(3) के हिसाब से, अगर आपने पहले से कोई डिफॉल्ट नहीं करके रखा हुआ है तो आप एक काम कर सकते हैं, 3/4 वैल्यू जिनके पास प्रेफरेंस शेयर की है उनका कंसेंट लेकर के और ट्रिब्यूनल का अप्लाई करके आप इन प्रेफरेंस शेयर के बदले नए प्रेफरेंस शेयर दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जो लोग इसके लिए डिसेंटिंग होंगे उनका आपको रिडेम्पशन करना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, बहुत सीधा सा है। तो जो कंसेंट नहीं दे रहे हैं उनको तो आप बिल्कुल पेमेंट करोगे, उसकी तैयारी कर लो भैया। जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया उतने सफिशिएंट फंड अरेंज करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बाकियों को आप जो रेडी है न्यू में कन्वर्ट कर सकते हो अगर 3/4 का कंसेंट आ गया। ये देखो +7 में जिनके पास वैल्यू में हो, ध्यान रखिएगा, +7 में ट्रिब्यूनल ने अगर परमिशन दिया है तो आप उनको पुराने प्रेफरेंस शेयर के बदले नए प्रेफरेंस शेयर दे सकते हो, प्रोविजन अपना काम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिष्पा डेटा सिक्योरिटीज लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अगस्त को, पेड अप शेयर कैपिटल 200 करोड़ का है। Within such a small period, about 1 year in operation, is an unseizable profit and has topped the chart for high employee friendly environment। बढ़िया कंपनी, अच्छा स्वेट इक्विटी देना चाह रही है भैया एम्प्लॉइज को, जबकि उनका एक क्लोज फ्रेंड कहता है कंपनी को अभी तक 2 साल नहीं हुए तो आप नहीं दे सकते। बच्चों इतना सा क्वेश्चन पूछा है आपसे, एडवाइस करो, कंडीशंस बता देनी है सारी की सारी, सेक्शन 54, और 2 साल का कोई असर नहीं होता है। इवन एक कंपनी नई बनी हो तो भी स्वेट इक्विटी दे सकती है। पहले कंडीशन थी, अभी हट गई है, तो एसआर पास करना कंडीशन आ गया। जो रिजोल्यूशन पास करोगे उसमें बता दो करंट मार्केट प्राइस कितनी है, किनको दे रहे हो, क्लास ऑफ वगैरह लोग कौन है, फिर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है तो आपको सेबी के प्रोविजन भी फॉलो करने पड़ेंगे। और जहां तक बात है 1 साल होने की, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो सच मिनिमम लिमिट 2 ईयर इन ऑपरेशन। नया कंपनी भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जस्ट बिफोर ईयर हुआ है कितना हुआ है, आप दे सकते हो, सिंपल पॉइंट है। नंबर नेक्स्ट, वॉलनट फूड्स लिमिटेड ऑथोराइज शेयर कैपिटल 2 लाख का है, इक्विटी शेयर ऑफ 100 पर शेयर 2 करोड़ इन सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूजेस पूछा है भाई, क्या बात है, यूजेस पूछा है बच्चे लोगों, 52 के हिसाब से यूजेस बता दो, 5 यूजेस हैं और कंपनी 133 में कवर है तो फिर यूजेस सिर्फ 3 ही रहेंगे, नहीं तो 5 लिखने। देखो दोनों पॉइंट अपन ने समझा दिए, क्लियर, अभी डिस्कस भी कर लिया था, है ना। 8 यूजेस हैं वैसे तो, बोनस इशू में दे सकते हो, बायबैक के यूज में ले सकते हो, प्रिलिमिनरी का रिडेम्पशन, प्रिलिमिनरी का राइट ऑफ करने के लिए, या कमीशन वगैरह का राइट ऑफ करने के लिए, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के काम में ले सकते हो। 5 है। 133 में अगर कवर है तो प्रिलिमिनरी और रिडेम्पशन के प्रीमियम के यूज में नहीं ले पाओगे, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पार्ट, OLF लिमिटेड है सब्सिडरी ऑफ PQR डिसाइडेड टू गिव लोन, बढ़िया 67 पे क्वेश्चन है बच्चों। OLF लिमिटेड जो PQR लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है वो लोन देना चाह रही है 4 लाख का टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ सूर्या नारायण। तो HR मैनेजर है, तो कोई KMP वगैरह तो है नहीं, डायरेक्टर है नहीं, तो चलेगा, एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। Who does not fall in the category of KMP, इन्होंने खुद नहीं बोल दिया। सैलरी 40,000 है बच्चों, तो 40,000 इंटू 6, सेम क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है, 2,40,000 का लोन इसको मिल सकता है। परचेज करना चाह रहा है 500, वो भी पार्टली पेड अप शेयर है, 1000 का ईच है, नहीं चलेगा भाई, पार्टली पेड अप शेयर अलाउड नहीं है। लोन 4 लाख का दे रहे हो जबकि 240 ही अलाउड है, तो परमिसिबल नहीं है। 67(3) पूरा प्रोविजन लिख देना, फाइनल आंसर आपको पता ही है। 2 गलतियां हैं, सिर्फ 240 का ही लोन दे सकते थे आप, और पार्टली पेड अप के लिए लोन कभी नहीं होता, ये हमेशा फुल्ली पेड अप के लिए होता है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। नंबर नेक्स्ट, शिल्पी डेवलपर्स थे बच्चों, नोट्स का क्वेश्चन है अपने, 10,000 सुनील को लोन देके रखे हुए हैं और कंपनी चाहती है कि इसके बदले में इसको फुल सेटलमेंट में शेयर्स दे दे, फुल्ली पेड अप वाले, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? यस, 62(1)(c) परमिशन देता है कि जब भी हम नया इश्यू करेंगे तो अदर देन करंट शेयर होल्डर्स को हम दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपनी कैपिटल को, उसके लिए एसआर वैसार अपने को पास करना पड़ेगा, तो वो प्रोविजन फॉलो करके 62(1)(c) का प्रोविजन बच्चों पूरा अपने को लिख देना है कि हाँ जी हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, वैलिड रहेगा। नंबर 9, कौन नहीं बनेगा डिबेंचर ट्रस्टी? बच्चों याद आया कुछ? शेयर होल्डर जिसका नो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, यस ये बन सकता है, क्रेडिटर नहीं बन सकता है, पूरा प्रोविजन याद रखना है, और जिसने लोन के लिए गारंटी दे के रखी है डिबेंचर्स वालों को, वो भाई साहब भी नहीं बन सकते हैं, अपने को ध्यान रखना है, पूरा प्रोविजन अपने को पता है। ये देखो
जितने जितने लोगों के प्रोविजन थे सारे आ गए। वैसे इस बार ये क्वेश्चन आ गया था दिसंबर अटेम्प्ट में, तो आने के चांसेस कम है। पहले वाले में यस कैन बी अपॉइंटेड, बाकी दो में कैन नॉट बी अपॉइंटेड है, अपने को ध्यान में रखना। ये देखो कैन नॉट बी अपॉइंटेड। चलो नंबर नेक्स्ट। कितने क्वेश्चन है भाई, थक गए करते करते नहीं। और बाप रे, चलो 12 क्वेश्चन ही है, 2-3 क्वेश्चन और है बच्चों, खत्म करेंगे अपन ताकि सारे क्वेश्चन रिविजन हो जाए, अपने रिविजन में सारी चीजें आ जाए। 3 क्वेश्चन और, 10, 11, 12। नीलेश ट्रांसफर 1000 इक्विटी शेयर टू परफेक्ट विजन प्राइवेट लिमिटेड टू सिस्टर मुक्ता। कंपनी ने रजिस्टर्ड नहीं किया ट्रांसफर को, नहीं 30 दिन में नोटिस भेजना था भैया, नोटिस भी नहीं भेजा है, प्राइवेट कंपनी है, क्लियर पता लग रहा है। तो डिस्कस करो एग्रीव पार्टी ट्रांसफर तो नहीं होता है, मुक्ता ट्रांसफरी को राइट है। 30 दिन में अगर जवाब नहीं आया, प्राइवेट कंपनी है, तो भैया चले जाओ आप ट्रिब्यूनल के पास में सीधे सीधे से। प्रोविजन अपने को ध्यान में ही है, ट्रांसफरी जो है 30 डेज के अंदर आपके पास जवाब नहीं आया तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, 60 डेज फ्रॉम द डेट जब आपने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया था, आप ट्रिब्यूनल को कंप्लेन कर सकते हो। बराबर क्लियर है, पता ही अपने को। चलिए जी, तो ये आपके पास राइट रहेगा, पूरा प्रोविजन आपको पता ही है, 58 वाला ध्यान रखोगे। शंकर पोर्टलैंड सीमेंट इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट, गुड ब्रांड वैल्यू मिल रही है। ओवर द ईयर ही हैज बिल्ट अ गुड रेपुटेशन, और बैलेंस शीट के अंदर इतना ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इतना इश्यूड ऑफ फ्री रिजर्व इतना है। ओके, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर प्रपोजिंग डिक्लेयर बोनस शेयर बच्चों, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर, 2 पे 1। ओके, तो इश्यूड कैपिटल है कितनी इनकी, 10 लाख इक्विटी शेयर है बच्चे लोगों, और 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर, 2:1 के अंदर, मतलब 1:2 के अंदर, तो 5 लाख शेयर और देने पड़ेंगे इनको, यानी कि 50 लाख की जरूरत पड़ेगी। क्या कहते हो, उतना पैसा है कि नहीं है, बस रिजर्व में ये इनको देखना पड़ेगा। शेयर देना चाह रहे हैं, बोर्ड वांट्स टू, कंडीशंस क्या है बच्चे लोगों, कंडीशन तो बहुत सीधी सी है। बोनस शेयर आप फ्री रिजर्व में से दे सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम या सीआरआर आपके पास हो तो वहां से आप दे सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बस रिवोल्यूशन प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन से नहीं देंगे। कंडीशंस आर्टिकल में होना चाहिए, बोर्ड की रिकमेंडेशन होगी, डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए किसी डेब्ट वगैरह के पेमेंट के अंदर, यही सारी कंडीशंस है हमारी। स्टैट्यूटरी ड्यूज नहीं होने चाहिए, पार्टली पेडअप पे नहीं दे सकते, फुल्ली पेडअप होने चाहिए। अब यहां बच्चे लोगों अपने को 50 लाख की जरूरत पड़ेगी, मैंने बोला ही था आपको 5 लाख अपने को और देने हैं, उस पर 10 रुपए का एक है, तो 50 लाख की जरूरत हमको पड़ेगी। क्या इतना पैसा हमारे पास अवेलेबल है क्या, क्या कहते हो बच्चे लोगों, बिल्कुल हमारे पास अवेलेबल है, बिकॉज हमारे पास में फ्री रिजर्व 3 करोड़ के पड़े बच्चों, तो यहां से 50 लाख का अरेंजमेंट बहुत आराम से हो जाएगा। तो यहां पे कंपनी बिल्कुल ये इश्यू कर सकती है, अपने को ध्यान में रखना, बिल्कुल दे सकती है। ठीक है, क्लियर। लीगल प्रोविजन बच्चों, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, सेक्शन नंबर 68 में हर कंपनी को जो बायबैक कर रही है एक सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि अगले 6 महीने में हम दिवालिया नहीं होंगे। याद आ गया आपको, बराबर। तो सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन क्या है, द डिक्लेरेशन शैल बी वेरीफाइड। देखो उन्होंने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग सेक्शन 68 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इज पास एसआर और द बोर्ड हैज पास अ रेजोल्यूशन 10% के केस में, तो उनको एक डिक्लेरेशन करना पड़ता है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। थोड़ा डिटेल में यहां पे है, पढ़ लेते हैं इसको भी, खत्म हो रहा है। द डिक्लेरेशन शैल बी वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट टू इफेक्ट दैट बोर्ड हैज मेड अ फुल इंक्वायरी इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। थोड़ा डिटेल अच्छे से पढ़ लो। एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन दैट इट इज कैपेबल मीटिंग इट्स लायबिलिटी एंड विल नॉट बी रेंडर इंसॉल्वेंट विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। 6 मंथ्स नहीं था, 1 ईयर था, बराबर, कि भी अगले 1 साल तक वो क्या होंगे, दिवालिया नहीं होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी अडॉप्टेड बाय द बोर्ड। बराबर, द डिक्लेरेशन शैल बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, वन ऑफ होम शैल बी एमडी। अगर हो तो 2 में से 1 साइन एमडी के चलेंगे, नहीं हो तो 2 डायरेक्टर के साइन चलेंगे कि भाई आज हम बायबैक कर रहे हैं और अगले 1 ईयर तक हमारा कहीं पर भी इंसॉल्वेंसी नहीं होगा, हम सॉल्वेंट रहेंगे अपने एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए, कि अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म हो गए। तो भाई इस वक्त रिवीजन सीरीज में हम लोग ले रहे हैं बच्चों 1 से लगा करके 71 तक के सारे सेक्शंस जो हमारे 4 चैप्टर में कवर थे, उसके सारे एग्जाम्पल्स एज वेल एज सारे के सारे क्वेश्चन। सेकेंड सेगमेंट में बच्चों रिमेनिंग जितना हमारा पोर्शन है उन सब पे भी हम लोग इसी तरह से रिवीजन पे बात करेंगे। तो मुझे बताइएगा कि अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये बहुत यूजफुल था हमारे लिए, हमने एक बार सर बहुत फास्ट ट्रैक के अंदर लगभग आई थिंक 1.5 घंटा करीब के अंदर हम लोगों ने आई थिंक सारा कुछ कवर कर लिया है, तो देखिएगा कि यस सर बिल्कुल हमने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए और हमने सारे एग्जाम्पल्स भी लगा लिए।
अगर यूजफुल रहता है तो इसका सेकंड पार्ट रिमेनिंग सेक्शंस के लिए जल्दी आपके पास में आ जाएगा। जबरदस्त पढ़ाई करिएगा। थैंक्स अ लॉट।